अच्छा, आप स्वागत कीजिए मैडम। सर, सबसे पहले प्रार्थना करते हैं हम लोग सब मिलके। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै गुरु देवो। नमस्कार सर, आज का क्लास का शुभारंभ करिए सर। जी सर, आज की क्लास का शुभारंभ करिए। नमस्कार सभी को। नमस्कार। नमस्कार। आज से हमारा जो क्लास है, हमने पूरा जैसे नाड़ी कुंडली सीख लिया है, धारकांश सीख लिया है, चंद्रार्थ नक्षत्र बिंदु सीख लिया है, सूर्यार्थ नक्षत्र बिंदु सीख लिया है, और भी एक पत्रिका और लगाएंगे तभी और सीखेंगे। तो आज हमको देखना है कि वेद करता ग्रह और वेद कैसे लगता है। तो थोड़ा सा नोट डाउन करना पड़ेगा आपको कि वेद जो ग्रह लगाता है उसकी गति कौन से स्वरूप में है, तो उस आधार पर ग्रह को परमिट होता है कि वहाँ से वो वेद कर्ता ग्रह कहलाता है। तो जैसे कि राइट साइड का वेद है, लेफ्ट साइड का वेद है और सन्मुख वेद है। तो सूर्य से जो ग्रह 11वां रहता है, सूर्य से 11वां, तो वो सिर्फ लेफ्ट साइड का ही वेद ले सकता है। जो ग्रह सूर्य से वक्री रहता है, कुंडली के अंदर वक्री ग्रह कोई भी रहता है, उसको सिर्फ राइट साइड का ही वेद लेने का अधिकार है। और सूर्य से जो ग्रह साथ में रहता है, उसको जो साथ में रहेगा, तो उसमें जिसको हम बोलते हैं कि उस जगह पर वो ग्रह को ग्रह जो ग्रह साथ में रहेगा, जैसे अभी अमावस का है तो चंद्रमा जो है वो दोनों साथ में रहेंगे, समझिए ना। उसके बाद में बुध जो है वो एक साथ में रहेंगे। तो उसमें से जैसे कि सूर्य से जो 11वां रहता है वर्तमान ग्रह स्थिति में, समगति जिसको बोलते हैं, वो सिर्फ सन्मुख वेद ले सकता है। समगति जैसे सूर्य और चंद्रमा की गति जब सम रहेगी तो उसमें गोचर में सन्मुख वेद लेने की उसको अनुमति है। और जो अतिचारी रहेगा, जो ग्रह सूर्य से 12वां रहेगा, मतलब वहाँ सर, पर उसको सिर्फ दिलीप वो सर, ग्रह को शीघ्र गति जिसको बोलते हैं, उस ग्रह को वर्तमान में लेफ्ट साइड का ही वेद लेने का अधिकार है। लिख लीजिए। सर एक सेकंड में आपको रोक रही हूँ, सॉरी सर। हाँ बोलिए। अ, जयेश जी का फोन आया है, वो बोले अभी सूक्ष्मांश का बाकी है, क्योंकि वो जो पहले जो फ्री क्लासेस हुई थी उसके बाद में ये पेड ग्रुप चालू हुआ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो बाद में ज्वाइन हुए, तो उन्हें सूक्ष्मांश के बारे में पता ही नहीं है। तो आज कोई बोले बात नहीं। सूक्ष्मांश के बारे में बात हुई थी, वो करना है वेद के लिए, और थोड़ा बाद में करेंगे। कुछ रिस्पॉन्स का टेबल है आपके पास? हाँ सर, वही जो आपने हमको प्रिंट आउट निकालने के लिए बोला था, मकर लग्न और मिथुन हाँ नवमांश वाली, उसी में वही हाँ, है, और उसके अलावा हाँ अलग से चार्ट भी है, तो अपने प्रिंट आउट निकाल रखा है सर। ठीक है। तो लगा दीजिए तो लोगों को पता चले। सर दो तरह के थे, एक में 27 नक्ष हर चरण का था, और एक में वो डावा उजवा वाला था। कौन सा नहीं, लगाना है दावा सर? विधवा तो वेद का होता है। अच्छा। दवा उजवा जो है लेफ्ट हम्म, एंड राइट का, वो वेद होता है। ठीक है इसीलिए सर। अगर समझो कि सुषमांश जैसे हम बोलते हैं, धनांश है, पापांश है, उग्रांश हम्म, है, उत्कृष्टांश है, सेनांश हम्म, है, उसको हम सुषमांश बोलते हैं। जी सर, मैं अभी लगाती हूँ। तब तक सर आप थोड़ा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, मैं तब तक लगा रही हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, आराम से। हम्म। ध्रुव, मैं आपको टैग कर दूं, आप वो वाला इसमें लगा देंगे क्या?
मैं मैं पैक कर दूं देखता हूँ आपको? अगर मेरे पास, अगर आप हाँ हाँ, आप मुझे, मेरे को ऐसा हो तो भेज दो या पिन कर दो, मैं लगा। नहीं मेरे हाँ, मैं पास कर तो देती नहीं हूँ। है, लेकिन सुनिए, तो मैं अगर वहाँ ब्रो, पर, हमेशा कोर्स मटेरियल आपको फाइल ओपन करके रखनी चाहिए शेयर करने के लिए। मैंने कोर्स की हम्म, प्रोडक्ट है जो ग्रुप में। सूक्ष्मांश जो है मैंने कल ही ग्रुप में डाल दिए थे, तो आपको वो ओपन करके रखना चाहिए। सॉरी दिलीप सर, मैं थोड़ा नेटवर्क की वजह से लेट हो ज्वाइन हुआ। ये कोई बात नहीं, देखिए अभी ये सुषमांश है, यह है सुषमांश, हाँ सर, बिल्कुल सही है। समझ गए? तो अभी मैं ये शेयर कर सकता हूँ। जी सर, आपको पोस्ट बना दिया है, तो आप कर सकते हैं। तो अभी ये चार्ट सबको समझ में आता है, तो देखिए। सर कुछ लोग ऐसे हैं ना, जो हमने पहले जब ये किए थे ना हाँ, सूक्ष्मांश, तब वो नहीं थे, तो बाद में वो ज्वाइन हुए हैं इस बैच में। इसलिए मैंने नीतू जी को फोन कर, जैसे ही आपने बैच चालू किया ना, तो मैंने, क्योंकि हमने डिक्लेयर डिक्लेयर भी किया था, फिर मैंने कल ये सूक्ष्मांश का नहीं पीडीएफ कोई आपका। बात नहीं, कोई बात नहीं उसमें, हाँ हाँ, कोई तो बात सर नहीं। सूक्ष्मांश तो क्योंकि बहुत जरूरी है, तो आप इस सूक्ष्मांश पर आज की क्लास रखिए और फिर क्वेश्चन आंसर लेंगे। हाँ हाँ, फिर रविवार को हम वेद के ऊपर बात ये करेंगे। श्योर। अभी थैंक यू। देखिए, नक्षत्र से हम सुषमांश की अदाकारी देखते हैं। तो जो नक्षत्र रहेगा, अभी आप गौर से सुन लीजिए पहले पहले, और ये चार्ट आपको जयेश भाई भेजेंगे आपके ग्रुप के ऊपर, तो उसका प्रिंट निकाल के ले लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से सूक्ष्मांश है। और ऐसे भी आपके पास कुंडली है, वो कुंडली में भी सूक्ष्मांश लिखा हुआ है, तो वहाँ पर से अभी जैसे अकॉर्डिंग टू नक्षत्र वहाँ पर सूक्ष्मांश को अदा किया गया है। तो वो जो चीज़ है, जैसे अश्विनी नक्षत्र का पहला चरण, एक नक्षत्र के अंदर एक नक्षत्र 13 20 कला का रहता है, उसमें से जैसे हम देखते हैं, तो वहाँ पर 13 20 कला हो गया, तो 800 कला का एक नक्षत्र होता है। 800 कला के 4 भाग करेंगे तो 200 कला का एक सूक्ष्मांश हो गया। 200 कला का सूक्ष्मांश में अश्विनी नक्षत्र में हर जगह वहाँ पर 200 कला ही रहेगी। तो 800 कला का जैसे ये है, तो उसमें हम देखते हैं तो एक अंश जो है, फिर वहाँ पर 13 20 कला, तो मतलब एक अंश का कितना कला हो गया, उस आधार पर वहाँ पर हम अश्विनी नक्षत्र का पहला चरण जो है, प्रथम नवमांश जिसको सूक्ष्मांश बोलते हैं, वो है तस्करांश। तस्करांश मतलब एक इंसान जहाँ पर तस्कर में जन्म लेता है या उसका कोई ग्रह रहेगा, उस आधार पर तस्करांश का जो नामकरण है वो अच्छा नहीं है, तो वहाँ पर इंसान को गलत रास्ते पे जाने की शक्यता हो सकती है। शायद उसके जीवन में तस्कर की भूमिका होगी, या उसके साथ में कोई तस्करी करेगा, उसका हानि होगी, ये ऐसा तस्करांश कहता है। फिर वहाँ पर जो दूसरा चरण है, वो अश्विनी नक्षत्र का जो दूसरा चरण है, वो है भोग्यांश। भोग्यांश मतलब उपभोग लेना, वो ऋषभ नवमांश है। तो उपभोग लेना इसका कार्य है, तो जो भी ग्रह रहेगा वो अच्छी तरह से उसको उपभोग देगा। उसके बाद में आता है पंडितांश, जो मिथुन नवमांश है। तो पंडितांश मतलब इंटेलेक्चुअल, विद्वान। कोई भी ग्रह रहेगा तो उसमें वो अपनी चालाकी, अपनी होशियारी अदा करेगा या हासिल करेगा, दोनों चीज़ है। उसके सर बाद में, सर एक मिनट बोलिए। रुकिए। हाँ, जो लोग पहली बार है उनका वो थोड़ा मैं इसका थोड़ा डिटेल बता दूं कि आप राशि जानते हैं, तो जो राशि है वो 30 डिग्री की होती है, और उसके 9 समान भाग किए जाते हैं। तो हर जो भाग हिस्सा है वो 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। हाँ, 3 20 कला हो गया। हाँ हाँ, तो मतलब वो जो है वो नक्षत्र के, और 27 नक्षत्र है, तो नक्षत्र का एक चरण हो गया वो। तो उस तरह से 27 नक्षत्र के 4 चरण 108, और 12 राशि उसके 9 भाग, वो भी 108, 12 × 9, 12 × 9 108। तो इस तरह से ये गणित बनाया गया है। अभी ये जो है वो, इसको नवमांश भी बोलेंगे, सूक्ष्मांश भी बोलेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है
आपके एक्यूरेट प्रिडिक्शन के लिए कि नवांश कुंडली को कैसे उपयोग करना है। तो जैसे आपको D1 चार्ट में ये देखना है कि बृहस्पति है, तो बृहस्पति किसके नवांश में है, D9 में, वो देखना है। बृहस्पति मान लो कि मेरा है जो कर्क राशि में है, लेकिन वो नवांश कुंडली में कौन सा है, तो वो धनु धनु राशि में है। वो मतलब धनु धनु का नवांश है, तो वो एक अच्छा है। फिर वो अगर यहाँ हम देखें तो उसका जो नक्षत्र और चरण के हिसाब से देखेंगे, तो वो सर कौन सा आएगा, वो सूक्ष्मांश कौन सा आएगा मेरा। अभी ऐसा है कि धनु राशि का आरंभ नवमांश है, वो मूल नक्षत्र का प्रथम चरण तस्करांश है, हम्म फिर भोग्यांश है। हम्म। समझिए ना। तो धनु हाँ तो राशि मेरा, जो है वो पश्चिम दिशा हाँ में मतलब आती एक है। एग्जांपल से इनको समझाएं थोड़ा, तो मतलब एक मिनट सर, मैं मेरा कौन सा चरण है वो बताता हूँ आपको। और इसके अंदर जो ये येलो कलर के जितने भी दिख रहे हैं, येलो मार्क किए हुए रेड कलर से लिखे हैं, ये थोड़े नेगेटिव फल देते हैं, इसलिए उनको अलग से मार्क किया हुआ है। हाँ सर, हाँ चैट सबके लिए ओपन है, कल को किसी कोई पूछना चाहे तो अपने हैंड हाँ रेज कर सकता है, या कुछ और हाँ क्वेरी हो तो। हाँ, क्योंकि ये पहले क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर बहुत आसानी हो जाएगी। तो जैसे मेरा है सर, वो बृहस्पति D1 चार्ट में कर्क राशि में आश्लेषा में प्रथम चरण में है। वो धनु नवमांश है। हाँ तो वो धनु नवमांश है, तो वो आश्लेषा का प्रथम चरण का नाम है उत्पन्न अंश। उत्पन्नांश। तो इसका अर्थ क्या उत्पन्न अंश। होगा सर, उत्पन्न अंश। उत्पन्न अंश, तो उसका अर्थ क्या होगा सर। प्रोडक्टिविटी। 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 हम्म। तो इस तरह से देखना है। तो ये प्रोसेस है कि मतलब ये आपका जो ग्रह है वो कैसा उसका रिजल्ट देगा। अभी तो वो ऐसा है, यहाँ जी। जय भाई, हम्म। एक दफा इनको अगर नाम का हैबिट हो गया तो वो फलादे देने के लिए इजी हो जाएगा। वो हाँ पूरा वही वही। नामकरण समझाते रहेंगे, दादर स्टेशन में क्या मिलता है, हम्म तो दिल्ली दरवाजा में क्या मिलता है, तो हम्म। वो सब बहुत भारी पड़ जाएगा। हाँ तो हाँ, तो नाम। भी है ये जो भी मतलब सारे नाम है उनके मीनिंग है जो उस तरह का वो एट्रीब्यूट रखते हैं। यस प्लीज कंटिन्यू सर। अभी भोग्यांश मतलब क्या, कोई भोग है। पंडितांश मतलब विद्वान है। धनांश हम्म, मतलब आर्थिक सुबत्ता है। नृप मतलब राजा है। जी ऐसा। जी। हाँ सर प्लीज कंटिन्यू सर। हर नक्षत्र को चार भाग किया हुआ है। एक जो भाग है वो 3 20 कला का है, क्योंकि हमारा गणित 60 का है। जी सर। 60 का गणित होने से 3 अंश का होता है 180, और एक जो 20 अंश मतलब 200। 180 और 20 200 हो गया। एक मिनट है, जरा मैं दूसरा क्लास लगा रहा हूँ। हाँ जी सर। एक। हाँ, तब तक बात कीजिए, आप कोई बात नहीं। हम्म। ये देखिए हाँ। यहाँ पर बिल्कुल बेसिक एक सिंपल सी चीज है कि हमारे 1 से लेके 27 नक्षत्रों के नाम है, और हर नक्षत्र के 4 चरण हैं। तो जितने अंश पे हमारा ग्रह होगा, उसके हिसाब से वो उस राशि में, उस नक्षत्र में जाएगा, और उस हिसाब से उस चरण में जाएगा, जो हम नवमांश कुंडली में देखते हैं। आजकल सॉफ्टवेयर ये चीज अपने आप ही कर देते हैं, तो हमें करने की जरूरत नहीं होती। हम नॉर्मली क्या देखते हैं कि हमारा ग्रह इस राशि से इस नक्षत्र में गया, D1 और D चार्ट में हम देखते हैं, लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली में। पर उसमें भी हमारे कौन से चरण में, अब एक ही मान लीजिए कि कोई 4 नंबर की राशि में है, और दूसरी तरफ में 8 नंबर की राशि में है, और दोनों की डिग्री सिमिलर है, आसपास में मिलती जुलती है, दोनों सेम नवमांश में जाएंगी। पर हो सकता है कि वो एक ही नक्षत्र में भी हो गई, लेकिन उनके चरण अलग अलग हो। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अश्विनी नक्षत्र का ही दिया है, तो अभी अश्वती में पहला तस्करांश आया, तो ये देखिए ये रेड कलर से लिखा और येलो मार्क है, मतलब ये नेगेटिव रिजल्ट देगा। पर ऐसे ही जैसे उसके 3 20 से आगे 6 40 तक में आ गया, तो भोग्यांश ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो मतलब हमें सिर्फ नक्षत्र तक प्रिडिक्शन नहीं करनी है, हमें उसके आगे चरणों में जाना है, और चरण के बेसिस पे उसकी प्रिडिक्शन चेंज होती जाएगी। तो मतलब ये D9 के भी, और हमने हर हर नक्षत्र के 4 4 पार्ट कर दिए हैं।
तो आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई है। अगर इससे रिलेटेड कोई चीज पूछना चाहते हैं तो अपना जूम हैंड रेज कर सकते हैं, अगर यहाँ तक कोई किसी को समझ में नहीं आया है तो। सर चैट सबके लिए ओपन है क्या? एक बार जरा प्लीज चेक करेंगे। जय श्री कृष्ण सर, जय श्री कृष्ण मैडम, जय श्री जी कृष्ण, बोलिए। जय श्री कृष्ण। नमस्कार जी, बोलिए। नमस्ते। हाँ नमस्कार जी, बोलिए। जैसे अश्विनी में पहला चरण का जो नक्षत्र है उसमें सूक्ष्मांश तस्करांश है, तो इसकी प्रेडिक्शन नेगेटिव है। क्या ये लाइफ लॉन्ग नेगेटिव रहेगी या कोई टाइम बिंग रहेगी या कोई ट्रांजिट पे इफेक्ट करेगी? ये कब चीज जैसे मैडम नमस्कार। नमस्ते। कैसे ये नमस्कार हाँ, सर, नमस्कार मैडम, नमस्ते मॅडम। नाव विचारायचं का शिव? हाँ। शिवमी कोण है? एक्चुअली वो दिलीप सर की हाँ अभी उन्होंने म्यूट कर लिया है। हाँ श्वेता जी, जैसे देखिए हाँ, बाय बर्थ जो आपके चार्ट में है, हम्म, नॉर्मली हम कैसे बोलते हैं कि आपका ये ग्रह इधर बैठ गया तो वो प्रॉब्लम देगा। हाँ, वैसे सर ज्यादा अच्छे से बताएंगे, लेकिन इसमें जैसे हम नॉर्मली में ग्रहों की दृष्टि देखते हैं, यहाँ पर वेद होता है। तो जब इन ग्रहों पे कोई और वेद लगाएगा, वेद देगा, पर उसका रिजल्ट क्या आएगा? क्योंकि ये तस्करांश में है तो ये नेगेटिव रिजल्ट देगा। अगर ये भोग्यांश में होता तो इतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं आता। पर कब, जब गोचर का ग्रह इसको वेद देगा, मतलब ये वेद ले रहा है, इसको कोई और सामने से देख रहा है, एक तरह से आप ये समझ लीजिए, तो तब इसका रिजल्ट कैसा आएगा इसकी डिग्री पे डिपेंड करता है। तस्करांश है तो बुरा आएगा, भोग्यांश है तो अच्छा होगा, पंडितांश है तो अच्छा होगा, धनांश है तो अच्छा होगा। हम इस तरह से देखते हैं इसको। मेनली जो सर्वतों का जो मेनली जो की पॉइंट है, की फैक्टर है, वो उसका वेद पे है, जो अभी सिखाया नहीं गया कि वेद किस तरह से होंगे। पर जब इनको कोई भी ग्रह, मान लीजिए एक सम्मुख वेद होता है, सामने से करता है, तो जब सामने से वेद करेगा या लेफ्ट से या राइट से, वो सर अब आगे नियम सिखाएंगे बाद में, उस हिसाब से उनकी प्रिडिक्शन होगी। पर रिजल्ट कैसा आएगा? जैसा ये जिस वाले ये सूक्ष्मांश में, इनको सूक्ष्मांश बोलते हैं, ये सारे जितने भी हैं 108, इनको सब सूक्ष्मांश बोलते हैं। जी मैडम, आगे अगर कुछ क्वेश्चन है तो आपका। नहीं, बस यही कि बस यही पूछना था कि वेद के टाइम भी असर रहेगा, लाइफ लॉन्ग तो नहीं रहेगा। हाँ, पर ये कैसे होता है कि गोचर में भी जैसे हम नॉर्मली सोचते हैं कि ये एक नक्षत्र में आया तो ये सामने से वेद देगा, पर नक्षत्र में भी जब पर्टिकुलरली उस चरण पे आया है तो कंपैरेटिवली कम दिन हो जाएंगे। मान लीजिए 4 दिन फॉर एग्जाम्पल कोई वेद दे रहा है, लेकिन चरण में होगा तो एक दिन एक हो ही गया दिन ना। होगा। हाँ, हाँ, तो वो उतने टाइम पे ही इम्पैक्ट आएगा। मैं हाँ, हाँ मैं थोड़ा इसमें ऐड करना चाहूंगा ऋतु जी मैडम। सर। ऐसा है कि कोई भी ग्रह है, हम कैसे देखते हैं जनरली D1 चार्ट में कि कौन सी राशि में है, क्या उसके ऊपर कौन दृष्टि कर रहा है, उसका अधिपति कौन है, वो कहाँ बैठा है, उसके ऊपर कौन दृष्टि कर रहा है, ये इत्यादि हम जनरली राशि के आधार पर काम करते हैं सब सब। लेकिन जो वेदों में है वो नक्षत्र का महत्व है। और हाँ सुप्रिया जी बताते हैं, अभी आप पहले ये बात को कंप्लीट करते हैं। तो ये हर एक मतलब ग्रह के पीछे जो, मतलब देखो खगोल पहले समझना पड़ेगा आपको इसके लिए। हम्म, तो ग्रह है ना वो पृथ्वी से कंपैरेटिवली नजदीक में है, तारे दूर है। तारों का जो निश्चित आकृति है वो नक्षत्र है, उतना तो सबको पता होना चाहिए, बराबर। हम्म, अब ये जो नक्षत्र है ना वो ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसमें जो तारे हैं, जैसे सूर्य एक तारा है, तो हम्म, उसमें किसी में जैसे शत तारा, तो मतलब उसमें 100 तारे हैं। हम्म, नक्षत्र ज्यादा पावरफुल है, किसी में 3 तारे हैं, किसी में 7 तारे हैं, अलग अलग है सब, बराबर। हम्म, तो जो नक्षत्र में से जो रोशनी आती है, हम्म, और ग्रह को जो सूर्य की रोशनी मिलती है, बराबर। ग्रह हम्म, की तो कोई है नहीं लाइट, तो ग्रह नहीं, की जो रोशनी, ग्रह जो रिफ्लेक्शन मारता है सूर्य की रोशनी का, और तारों पृथ्वी की। से जो तारों की जो रोशनी आ रही है, वो मिलकर एक कॉम्बिनेशन बनता है, बराबर। हम्म, तो वो जो कॉम्बिनेशन है उसमें वो जो नक्षत्र है वो ज्यादा उसका इन्फ्लुएंस है। हमारे वेदों में नक्षत्र को मतलब ज्यादा कहा गया है। राशि एक बड़ी चीज है, राशि के अंदर हाँ, 2.25 नक्षत्र है। नहीं, वो
तो मैं समझ पाई, बस मेरा तो पूछने का माइक्रो यही लेवल था। पे आपको, एक मिनट मैडम, हाँ। जो राशि है वो मैक्रो है, और सूक्ष्मांश है, नाम ही देखो सूक्ष्म है, मतलब आपको एकदम माइक्रो लेवल पे उस ग्रह का एट्रीब्यूट बता रहा है। हाँ समझ गई, लेकिन अब जिसका अगर नेगेटिव नेगेटिव है, सूक्ष्मांश में देखो कोई, जन्म हो गया, अब उसको क्या लाइफ लॉन्ग ही नेगेटिव रहेगा क्या, मेरा ये क्वेश्चन। देखो हाँ। एक आप वराहमिहिर का इसमें में कोट है बहुत अच्छा, उसको कोट करूंगा कि महर्षि वराहमिहिर ने कहा है कि कोई भी योग जो है कुंडली के अंदर, जो भी जन्म के ग्रह योग अच्छे हैं या ग्रह दोष है, हम्म। उनका फल, उनका हम्म। रिजल्ट, वो हमेशा दशा और ट्रांजिट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ट्रांजिट मोर इन्फ्लुएंस है, क्योंकि दशा कोई भी होती है, वो भी जैसे शनि की दशा है या बुध की दशा है, वो कितनी लंबी है, सबको पता है, बुध की, बृहस्पति की, राहु की, हम्म। ये सब की बाद, शुक्र की बाद दशा 20 साल है। तो हाँ। 20 साल में भी फिर सब इंटरवल्स है। तो उसके साथ साथ ट्रांजिट, ट्रांजिट में यहाँ पर एसबीसी में अपने सूर्योत्तर चक्र में वेद का उपयोग करेंगे। तो वेद जो है उसमें मतलब क्या है कि वो किस तरह से दे रहे हैं, किस तरह से ले रहे हैं उसका और इसका एक कॉम्बिनेशन रहेगा, लेकिन इसका एट्रीब्यूट क्या है। अब जैसे हम्म। तस्करांश है, हम्म। अंश मतलब क्या है कि वो जो भी ग्रह का सूक्ष्मांश तस्करांश होगा, तो वो ग्रह उसको क्या फल देगा, या तो वो उसको कोई चोरी से नुकसान होगा, मतलब अब तस्कर सपोज कोई मतलब, नक्षत्र, कोई ग्रह, गुरु, सपोज गुरु ग्रह है, अश्विनी नक्षत्र के पहले नवमांश को भेद देता है, तो वो नेगेटिव रोल देगा क्योंकि वो तस्करांश में। नहीं, अब यहाँ पर थोड़ा सा कैच है। जो वेद करता, जो ग्रह वेद दे रहा है, उसको देखना है। ये इस रिसीवर पर है, ये हमारे जन्म के ग्रह हैं, वो रिसीवर है, और ट्रांजिट के ग्रह देते हैं वेद। हाँ वही तो, ये लेगा ना अश्विनी नक्षत्र वाला। हाँ तो वो लेगा, लेकिन लेगा। अगर उसको गुरु गुरु वेद दे रहा है, तो हम्म। गुरु एक पॉजिटिव है। वो उस चीज में थोड़ा सा और वो उसका फ्रेंडली है कि नहीं। वैसे मुझे लगता है कि दिलीप सर अभी बता सकते हैं। हम्म। हाँ, क्योंकि वेद का हम लोग इतना जानकार नहीं है, तो आप वेद के बारे में नहीं पूछे अभी सिर्फ। वेद नहीं पूछ रही थी, बस मैं यही कि सूक्ष्मांश का असर लाइफ लॉन्ग रहेगा या नहीं। कोई भी ग्रह का, जैसे हम राशि के ऊपर से क्या बोलते हैं कि उसका इफेक्ट कब आता है लाइफ में, वो उसका पर्टिकुलर पीरियड में। हाँ राशि का तो पता है, अब ये तो सूक्ष्मांश वही अभी राशि, पढ़ाते हैं। राशि से भी ये माइक्रो लेवल में है, ये समझ लो। हाँ। ठीक है। ये ट्रांजिट में ही देगा। हाँ वो भाई एक बार सर क्लियर कर दे ना, तो बस उतना ही क्लियर करना। हाँ ठीक। जरा एक मिनट ठहरिए, मैं आपका पूरा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ बहन जी। हाँ। पूरा हाँ। आपका जो समस्या है वो पूरा निवारण कर देता हूँ। पहली बात तो ये सोचिए कि हम कोई नॉर्मल ज्योतिष सीख नहीं रहे हैं, हाँ। हाँ। हम सर्वतोभद्र चक्र सीख रहे हैं। हम्म। तो सर्वतोभद्र चक्र के जो नियमानुसार जो नियम है उसके, तो हमारे जो विद्वान थे, गुरुजी थे, उन्होंने सर्वतोभद्र चक्र सालों साल पहले बनाया था, हजारों हम्म। साल पहले। तो उनकी कल्पना के आधार पर उन्होंने ऐसा सोचा कि ये राशि में ये ग्रह इतने अंश पर आएगा तो उसका महत्व क्या रहेगा। हम्म। वो चाहे जैसे हम सोचते हैं कि मेष राशि में आरंभ में सूर्य उच्च का होता है, हाँ। फिर हम जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी है उसमें हम बोलते हैं वर्गोत्तम हो गया। मेष हाँ। राशि भी है और मेष नवमांश है, तो उसको हम वर्गोत्तम कहते हैं। हाँ। और हम बोलते हैं वाह वेरी गुड वेरी फाइन। हम्म। फिर जातक बोलता है कि आप तो बोल रहे हो कि वर्गोत्तम हो गया, बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। तो हाँ। क्यों हो गया? तो जब हम डिटेल्स में जाते हैं तो हमारे पास सुविधा होनी चाहिए कि सर्वतोभद्र चक्र के अंदर ही ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि वो कि वहाँ, तस्करांश में है। हाँ वो तस्करांश में है। और सूर्य तस्करांश में होगा तो क्या होगा? शायद कभी पिता का सुख नहीं मिलेगा, आरोग्य के बारे में तकरार आएगी, मुसीबत आएगी। शायद सूर्य सोना का कारक है, गोल्ड का, तो चोरी हो जाएगा। अभी ये मेष राशि आपके कहने पे आधार पर कहाँ पड़ी है, वो आप जरा मुझे बताइए। कोई भी मतलब XYZ, मेरी नहीं नहीं आपके नहीं,
आपके मेरी लिए मेष राशि 8वें भाव में। हाँ, तो 8वें भाव में मेष राशि है, तो आपका कन्या लग्न आ गया, बराबर है। हाँ, लेकिन वर्गोत्तर में एक मिनट लगभग। एक मिनट, बात तो सुनो कम से कम। हाँ हाँ। कन्या लग्न आ गया तो अष्टम भाव में मेष राशि आती है। हम्म। तो मेष राशि में आपका लग्न कितने अंश का है, ये 17 पहले बताइए। डिग्री 20 अंश। कितना? 17 डिग्री। हाँ, 17 डिग्री के अंदर हम जाते हैं तो हस्त नक्षत्र आता है। हस्त नक्षत्र का हस्त आरंभ, नहीं, चित्रा चित्रा है। तो मेरे भाई सुनो तो, हाँ हस्त हाँ। नक्षत्र का आरंभ 10 अंश से शुरू होता है। हम्म, 3 चरण जो है वो उत्तरा फाल्गुनी है, और बाद में हस्त लगता है, वो 13-20 रहेगा, फिर 16-40 रहेगा, और फिर 20 तक रहेगा। तो वो जो नवमांश है वो मिथुन आएगा, समझ गए। हाँ आपका लग्न का नवमांश रहेगा मिथुन, और उसका नाम है पंडितांश। गॉट इट? हाँ हाँ। हाँ। अब मिथुन नवमांश रहेगा, तो हम अष्टम स्थान में अगर देखेंगे तो वहां पर जो नवमांश आएगा तो वो तस्करांश कभी भी नहीं आएगा, अच्छा। समझ गए। हाँ समझ। अष्टम भाव में नवमांश तस्करांश कभी नहीं आएगा। अकॉर्डिंग टू बर्थ टाइम, अकॉर्डिंग टू बर्थ डिग्री हम्म। एंड जोडियाक, उस हाँ आधार पर अष्टम भाव में मेष नवमांश नहीं आएगा आपका, अभी जो है आप कह रहे हैं। तो हाँ हाँ। फिर कौन सा आएगा, ये बात है। तो वहां पर अष्टम भाव में आएगा जो 64वां नवमांश है, भरणी नक्षत्र का दूसरा चरण। हाँ। अकॉर्डिंग टू डिग्री जो अष्टम भाव है वहां पर कन्या नवमांश आएगा, हम्म। समझ गए आप। ये होता है गणित। ये गणित हमको प्राथमिक शिक्षा में सीखना चाहिए। तो कोई भी नवमांश कहाँ पर आएगा, तो ये अष्टम भाव का आपने कहा, तो मेष राशि अष्टम भाव में आती है, तो हाँ आप बोलेंगे कि मेरा तस्करांश आ जाएगा। नेवर, नेवर, समझ गए। तो अकॉर्डिंग टू बर्थ टाइम, तो वो वहाँ पर जो नवमांश आएगा तो वहाँ पर आने वाली राशि कन्या रहेगी, तो आपकी हाँ। ये रहेगी मेष रहेगी। तो मेष राशि में जो भरणी नक्षत्र का द्वितीय चरण नपुंसकांश है, और नपुंसकांश। हाँ समझ गए। और हाँ। वो नपुंसकांश जो है भरणी नक्षत्र का आरंभ होता है हम्म। सिंह नवमांश से। हाँ तो हर नक्षत्र का आरंभ भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हाँ। अभी बताइए, आपकी समस्या बताइए। हो गई। हल हो गया उसका। मतलब मेरा ही पूछने का था, ये सूक्ष्मांश का असर जीवन भर रहता है या कोई एक? हाँ, अभी अभी बताता हूँ, उसका उत्तर दूंगा मैं। हम्म, किसी भी इंसान का, किसी भी बच्चे का जन्म जिस समय होता है, तो खगोल में जो स्थिति होती है वो हम भूगोल में आते हैं। भूगोल में जो बच्चा पैदा होता है तो वहाँ पर उसके ऊपर उसका लाइफ टाइम इम्प्रेशन रहेगा, एंटायर 360 डिग्रीज का। तो हम्म, हम कहाँ पर है जन्म के समय, इसके लिए हमको स्पष्ट लगने की बहुत ही ज़रूरत होती है। हम दुनिया के अंदर किसी भी प्रांत में अगर जन्म लेंगे हम्म, तो वहाँ पर पहले हमको स्पष्ट लग्न करना चाहिए। हम स्पष्ट लग्न अंशात्मक करेंगे तो जो भी अंश आएगा अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर जोडियाक, इट विल हम्म। कम ऑन सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, उसको भाव मध्य बोलते हैं। हाँ। तो जो डायरेक्शन रहेगा, और वो डायरेक्शन कैसे निश्चित होता है, तो उस समय में सूर्य कहाँ रहेगा, हम्म। तो कौन सा भाव लुप्त होगा, कौन सा भाव रिपीट होगा, वो देखा जाए। समझ गए ना। वो देखना पड़ेगा, वो मैथमेटिक्स है। और वो भाव जो है रिपीट हुआ है कि अस्त हुआ है, मतलब कभी कभी एक वृषभ राशि जो है, जैसे आपका कन्या लग्न है, हम्म। कन्या लग्न है, तो वहाँ पर शायद सूर्य कौन सी जगह पर है, तो छठा स्थान, 9वां स्थान, 12वां स्थान, और पराक्रम स्थान, मतलब थर्ड हाउस, ये मेरे शायद। हाँ, बोलिए। सेकेंड 9th हाउस में है सूर्य। सूर्य 9th हाउस में है,
तो 9th हाउस में है, तो आपका वहाँ पर 11वां स्थान जो है वो शायद रिपीट होगा, बट नॉट श्योर, ओके। बट नॉट श्योर। हाँ हाँ इट शुड बी नोटेड, हाँ हाँ नोटेड। वो कैसे है, कौन से प्रांत में हम जन्म लेते हैं, प्रांत मतलब अच्छा एरिया, उस एरिया आधार पर हमारी जो जोड़ियाक है, जैसे हाँ आपको एग्जाम्पल पर मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमको जब कुंडली बनानी होती है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जन्म लिया है, न्यूजीलैंड में लिया हुआ है और टोक्यो में लिया है, तो जन्म समय टोक्यो का रहेगा और ऑस्ट्रेलिया का रहेगा, तो लग्न उदित में फर्क आएगा, हाँ लेकिन विश्व भर में जो ग्रह की स्थिति रहेगी वो सिमिलर रहेगी। सेम ही रहेगा। हाँ हाँ, शायद आप ओकलैंड में जन्म लो या फिर टोरंटो में लो, हाँ ग्रह तो जो प्लैनेट की राशि में डिग्री जो रहेंगे है वही राशि में। वो सेम रहेगी, क्योंकि प्लैनेट जो है वो रेखांतर में चलते हैं हाँ और लग्न अक्षांश में चलता है। हाँ गॉट इट? थैंक यू। सर एक क्वेश्चन है कि जो आपने तस्करांश का बताया है, बोले थोड़ा सा और डिटेल में बता देंगे क्या? नहीं, कौन सा मैडम, कौन सा मैडम? सर चैट में क्वेश्चन आया है कि आपने अश्विनी का जो पहला चरण है हाँ नक्षत्र का, तस्करांश के बारे में थोड़ा सा और बता देंगे क्या? हाँ हाँ, जरूर जरूर बताएंगे। ऐसा हाँ है कि तस्करांश में अगर कोई ग्रह रहता है तो ग्रह पहले कौन है वो देखना चाहिए। अकॉर्डिंग टू ग्रह वो कौन से स्थान का अधिपति है, नंबर 1। अगर वो समझो ग्रह, जैसे कि बहन जी ने अभी कन्या लग्न बताया, तो कन्या लग्न बताया तो बुध उनका स्वामी है और वो अष्टम में तस्करांश में आ गया, तो मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि उनका होगा करके, आ गया तो वो भावाधिपति है, लग्नाधिपति है और वो दशमाधिपति है। अगर वो दशमाधिपति है और वो तस्करांश में प्ले कर रहा है जन्म के समय में, तो इसके व्यापार में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, लॉस होगा। इसका कोई जो धन है वो गबन करेगा ना, ये गबन करे। खाली तस्करांश में ग्रह रहेगा तो आदमी चोर रहेगा, ऐसी परिभाषा नहीं है, समझ गए? हाँ। शायद और सर एक बात, इनका क्वेश्चन ये है कि ये इफेक्ट लाइफ टाइम रहती है कि वो हाँ ट्रांजिट? हाँ, नहीं लाइफ टाइम रहेगी। जो जिस समय में खगोल में जो ग्रह रहते हैं वो भूगोल में आते हैं, उस समय में जो व्यक्ति जन्म लेता है, जो बच्चा जन्म लेता है, उसका लाइफ टाइम तक उसकी जो स्थिति है, इफेक्ट है, वो हमेशा ही मिलेंगे। वो उसमें एट्रीब्यूट्स हमेशा रहेंगे। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अभी जैसे आपका उत्पन्न अंश में गुरु है, वो लाइफ टाइम है और ओके। वो धनु नवमांश है और गुरु के खुद का राशि का नवमांश है। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन अबाउट द जुपिटर। ओके सर। तो उत्पन्न अंश है, तो उत्पन्न अंश अगर वो फलित देता है तो प्रॉस्पेरिटी है। हम्म तो गुरु अगर वो वहाँ पर पापांश में हुआ तो यू हैव टू स्ट्रगल। गुरु अगर उग्रांश में रहा तो यू हैव टू वायलेंट, हम्म अदर यू विल बी वायलेंट। हाँ, तो एट्रीब्यूट देखना है उसका। यस, so both the side you have to think about the planetary position. जी सर। और कोई क्वेश्चन आया है नीतू मैडम? हाँ सर, ममता जी ने हैंड रेज किया था, पर अभी शायद उनको, हाँ अभी किया है सर उन्होंने। हाँ, हाँ, ममता जी ने। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते नीतू नमस्ते। जी, मुझे मुझे अभी मैंने एक्चुअली आज पहली क्लास ज्वाइन कर पाई हूँ, तो कोई बात ये पूछना था सर। आप बीच बीच में कहते हैं जैसे कि ये इस सूक्ष्मांश में है और इस नावांश में है। सपोज ओके, आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि ये धनु नावांश में है, यस तो यस। ये नावांश इसमें से कैसे पकड़ना है, या उसको ओरिजिनल कुंडली से लेना है, D1 चार्ट के D9 से? ऐसा है मैडम, बताता हूँ मैं आपको। आप कोई भी चीज, आप चिंता मत कीजिए, सारे प्रश्नों का उत्तर मैं साइलेंटली बहुत अच्छी तरीके से दूंगा, कोई उसमें बाधा नहीं है। अभी आप बताइए मुझे कि कोई भी XYZ जोड़ियाक पूछिए, एनी जोड़ियाक। जी, जैसे कौन सी? मंगल, मंगल यदि नहीं नहीं, किसी मंगल का। नहीं, नहीं मंगल नहीं, जोड़ियाक। जोड़ियाक इज नॉट द मार्स। जोडियाक मींस कोई राशि, राशि राशि के राशि। बारे में पूछिए। जी जी जी, चलिए सर, मीन लगन की बात करते हैं, हाँ, मीन अभी राशि। मीन लग्न जो है मैडम, तो अभी मीन लग्न के अंदर 9 नक्षत्र, 9 चरण होते हैं। तो जी। आप नक्षत्र बताइए। रेवती।
ओके फाइन। रेवती नक्षत्र का आरंभ होता है धनु नवमास से। ये ही समझना चाह रही थी कि रेवती नक्षत्र का आरंभ धनु नवांश से, क्योंकि 4, 8, 12 जो अपन ने पढ़ा है तो नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, देखो यहाँ पर भी मैंने लाया रेवती नक्षत्र का आरंभ 105वां नवमास है, 27वां नक्षत्र है और उसका आरंभ धनु नवमास से होगा। इट इज कंफर्म, यू कैनॉट चेंज एट ऑल। ये धनु नवांश यहाँ पर कैसे आया सर, ये मुझे अभी नहीं नहीं, क्लियर अभी हो। ये कैलकुलेशन हमारे दिमाग में इसके लिए जो नक्षत्र का जो चीज है ना, तो आरंभ नक्षत्र कौन से नवमास से करता है हाँ वो आपको देखना पड़ेगा, वो आपको याद रखना पड़ेगा, तो ही आप एक्सपर्ट्स एस्ट्रोलॉजर कहला सकते हैं। एक सर ये इसका कोशिश। भी अपन ने कोई चार्ट ऐसा जैसे हाँ सूक्ष्मांश नहीं, का आपने चार्ट नहीं है कोई भी मैडम। एक मिनट सर, मैं अभी एक एक्सेल फाइल ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, जी बैच का जो ग्रुप है उसके अंदर। आप उसमें देखिए हर एक जो राशि है ना उसके अंदर भी फिर 9 भाग किए गए हैं एक नक्षत्र के अंदर। तो ये मैंने शेयर कर दिया ग्रुप में। जी चेक करती हूँ वहां पे मैं। मैडम ऐसा है, देखिए आप बिल्कुल घबराइए मत। नहीं हाँ, मेरा काम है अच्छी तरह से आपको पढ़ाना, जी लेकिन चार्ट के ऊपर से आप नहीं पढ़ सकते, आपको पढ़ना है तो सीक्वेंस इम्पॉर्टेंट है, समझ गए ना। तो सीक्वेंस जैसे कि पहले हमको याद रखना पड़ेगा, जैसे अभी आपने मीन राशि बताई, अभी जी और एक राशि बताइए और उसका नक्षत्र बताइए। तुला राशि। तुला तुला राशि का, राशि हाँ बताता हूँ मैं। हाँ तुला राशि का आरंभ चित्रा नक्षत्र के तृतीय चरण से तुला नवमास से होता है। जी चित्रा नक्षत्र के तुला नवमास से होता है। उसके अंदर 2.25 नक्षत्र आएंगे, तो तुला चित्रा के बाद में स्वाति आएगा, उसका आरंभ धनु नवमास से होता है। फिर विशाखा आएगा, उसका आरंभ मेष नवमास से होता है, समझ गए। तो ये जो चार्ट है जो अभी आपको जयेश भाई देंगे, वो चार्ट में आपको उंगली लगा के, उंगली रख के वो याद करना पड़ेगा, जैसे हम अल्फ़ाबेट याद करते हैं। जी ठीक है हाँ, सर, वो मैं कर लूंगी। ममता समझ। मैडम, जी सर। अभी है ना ग्रुप में मैंने एक एक्सेल फाइल रखी है। तो जी आप सर देख लिया। मेष राशि है, उसमें 2.25 नक्षत्र है, बराबर। जी अश्विनी जी नक्षत्र है तो उसका अधिपति केतु है, और जी उसके 4 चरण है। उसके जी जो 4 चरण की डिग्री है वो भी अंदर मेंशन की है। फिर वो चरण का मतलब प्रथम चरण का जो अधिपति है वो मंगल है और उसका नाम तस्करांश है, ऐसा पूरा विवरण दिया है। तो इस तरह से ये मतलब आपको याद करना पड़ेगा। जी सर, मैं देख लेती हूँ और इसको फिर मैं कल फिर पूछती हूँ आपसे, यदि समझ नहीं आया इसके बाद भी तो। नहीं, धन्यवाद आ सर। जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, समझ में 100% आएगा। क्या होता है मैडम, आज भी हम अल्फ़ाबेट में गलती करते हैं कि जेड के बाद में कौन सा ये आएगा कि सी आएगा, पी के बाद में एस आएगा कि क्यू आएगा, ऐसे हमारी मिस्टेक हो सकती है आज जी भी। तो उसी जी तरह नौमास को जो पाठांतर करना है वो इजी है। हम 26 अल्फ़ाबेट भी बराबर नहीं कर सकते, तो 12 राशि भी कर सकते हैं। उसमें सीक्वेंस जो है वो हमको ख्याल रखना पड़ेगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको आ जाएगा। जी सर। और अगले बार आप उसके लिए कोई भी प्रश्न हो तो भी पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है। और दूसरा, आप ये सूक्ष्मांश नवमास ये आज ही शुरू किया है, इसके पहले जो है वो तारा चक्र लिया है, धारकान कुंडली लिया है। तो वो आपको रिकॉर्डिंग्स उसके सारी वहाँ अवेलेबल है ऑनलाइन। और कुछ जी उसमें समस्या हो तो आप ध्रुव का कांटेक्ट कर सकती है। जी सर। जी सर। थैंक यू नेक्स्ट सर। क्वेश्चन। बसंत जी आप पूछिए। सर मेरा नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन ये है। नमस्कार। अ, नमस्ते। जैसे आपने अभी बताया कि तस्करांश मतलब हमेशा ऐसा नहीं कि वो आदमी चोर निकलेगा, उसके नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ उसके साथ ऐसा कुछ होगा कि दैट विल बी रिलेटेड टू चोरी के रिलेटेड रहेगा कोई चीज। अभी कैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कि तस्करान समझो सप्तम स्थान में आ गया। राइट। अगर एक इंसान का जन्म मिथुन लग्न में होता है और हम्म। वो मिथुन लग्न में तुला नवमास आता है, आरंभी मृगशीर्ष नक्षत्र का तीसरा चरण,
तो उसके सामने वाला तस्करांश रहता है, फॉर एग्जाम्पल ना। हाँ हाँ तो शायद समझो उसकी शादी होगी, हाँ तो उसमें शायद उसको कभी शिकायत हो सकती है, सामने वाले जो लोग रहेंगे वो उसको बेवकूफ़ बनाएंगे और झूठ मूठ का झूठा बनाएंगे, ऐसी चीज़ हो सकती है। ये तस्करांश का कार्य है। मगर उसके अंदर वो प्लैनेट होना होगा तो अभी मैं आपको बताता हूँ, लेट मी कंप्लीट। यस सर। जैसे कि आपने शादी गुण मेलन करते हैं, बराबर है। हम्म तो अगर हम सर्वतोभद्र चक्र के अंदर से हम शादी का गुण मिलन करेंगे और 7th हाउस का जो भाव है उसमें से हमको कौन सा नवमास आया हुआ है, तो ऑल दैट एटीट्यूड यू हैव टू, मतलब वो लड़की हो या लड़का हो, उसका एटीट्यूड किस तरह से रहेगा अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर सुषमांश। हम्म समझिए, अभी कोई भी लग्न पूछिए, आप मुझे बताइए कोई भी लग्न, मैं आपको एकदम आप वाइंड अप नहीं करूंगा मैं क्लास कभी भी, आपको राइट सर। पूरा पूरा हिस्ट्री समझाऊंगा। राइट सर। जैसे बताइए। अभी बताया तो नहीं नहीं मेन। नहीं, आप एक कोई भी अलग लग्न पूछिए, मैं फिर आपको बात करूंगा। सर जैसे मीन लग्न है। ओके फाइन। मीन। हाँ। मीन लग्न में कितने अंश का लग्न है? 20 मतलब लगन कौन से डिग्री पे? 27 हाँ, डिग्री पे समझो। 27 डिग्री में चौथा नौमास आता है, वो रेवती। लास्ट नौमास जो आता है रेवती नक्षत्र में, हम्म वो वहां पर कृत्तिका नक्षत्र का पहला चरण आएगा। बराबर। नहीं सॉरी, रेवती रेवती का नक्षत्र का लास्ट। चतुर्थ चरण आएगा। हाँ तो वो हाँ चतुर्थ चरण मीन में मीन नौमास आता है, बराबर बराबर है। बराबर। उसके सामने वाली राशि कन्या आएगी, तो कन्या राशि में कन्या नौमास वर्गोत्तम होता है, हम्म और वर्गोत्तम कन्या नौमास जो है कन्या राशि का, वो आएगा चित्रा नक्षत्र का दूसरा चरण। समझ गए? हम्म वहाँ पर तो चित्रा नक्षत्र का दूसरा चरण जब आएगा तो वो उसको क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है, समझ गए आप? वो नपुंसकांश। नाम जो है वो हमारा उत्पन्न पापांश है, उत्पन्नांश है, उग्रांश है, क्या है जो होगा वो आधार पर हमको सामने वाले व्यक्ति का प्रतिसाद मिलेगा। जैसे चित्रा नक्षत्र जो है वो द्विपाद नक्षत्र है, और जब राशि का छेदन होता है तो वहां पर वो जो सुषमांश है वो जो मिलेगा वो हमारा नसीब है। समझ गए ना? तो चित्रा नक्षत्र में जो कन्या नौमास है वो नपुंसकांश है। तो नपुंसकांश मतलब तारू काम नहीं, समझी गया? समझ गया सर। हाँ और सर मैं वो मराठी माणूस है सर। हाँ। मराठी मानस है सर, बट आई कैन अंडरस्टैंड गुजराती, आई कैन फिर स्पीक। भी मैं अभी गुजराती हो तो गुजराती सिखाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं नहीं है। नहीं सर, हिंदी में ही बोलिएगा, सब समझ पाएंगे। तो आपका काम नहीं ऐसा समझने का, तारू काम નથી એટલે वो नपुंसकांश એટલે नॉट पॉजिटिव, नॉट योर जॉब। सर मेरा नॉट एडवाइजेबल। नहीं सर, आपका इतना एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस के बेस पे मैं मतलब इट विल बी टू मच टू आस्क, बट आप तो मतलब आपके जुबान पे ही रहेगा। तो जैसे ये तस्कर अंश है, अगर वो सेकंड हाउस में है, फर्स्ट हाँ, हाउस में, कौन से हाउस में आता है उसके ऊपर उसका रिजल्ट डिपेंड ये करने इट इज डिपेंड अपॉन द लोकेशन। वाला। राइट। तो अगर समझो फर्स्ट हाउस में किसी का तस्कर अंश आता है, हाँ, और वहां पे कौन सा ऐसा प्लैनेट रहेगा तो हम पकड़ेंगे कि वो आदमी प्लैनेट चोर होगा तो अगर या तो फर्स्ट हाउस का अगर लग्न में लग्न हाँ आरंभ होता है मेष लग्न, तो आरंभ में अगर आदमी का तस्करा होता है तो उसकी कृति उस तरह रहेगी, बराबर। उसके एक्टिविटीज लाइक दैट अपॉन द तस्करा। अगर उसमें ग्रह रहा तो वो कौन से राशि का अधिपति है, वो हाँ ग्रह होना जरूरी नहीं, लेकिन आ सकता है, नो डाउट। हाँ तो अकॉर्डिंग टू प्लैनेट मेंटेलिटी द हाँ। पर्सन वर्क। तो सर मैं ऐसा समझू कि अगर समझो फर्स्ट हाउस में किसी का राहु बैठा है, वहां पे तस्कर अंश आया, तो ये आदमी चोर रहेगा? नहीं नहीं नहीं, फिर भी वही, आप किसी को ब्लेम मत दो, चोर है या नहीं रहेगा। शायद वो साहूकार भी हो सकता है, समझ गए? उसको चोरी से नुकसान हो सकता है। हाँ वो हो सकता है, लेकिन वो करके साहूकार भी बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे कि चोर है। नहीं नहीं मतलब प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट आपको तो जबानी याद है, और हाउसेस के एट्रीब्यूट भी आपको जबानी याद है। तो उस हिसाब से अगर प्लैनेट और हाउसेस की लोकेशन के हिसाब से ये तस्करांश या जो भी निगेटिव सूक्ष्मांश है ये गिरेंगे, तो
यू विल बी एबल टू, मतलब मेरा तो कहना था जयेश भाई, इसमें जिस तरह से इन्होंने सर ने जो नेगेटिव हाईलाइट किए सूक्ष्मांश, उसमें अगर हम लोग प्लैनेट के हिसाब से अगर उसकी एक लिस्ट बनाए कि कौन सा प्लैनेट ये पर्टिकुलर नेगेटिव सूक्ष्मांश में किस तरह का रिजल्ट देगा, तो वो अगर ऐसा कोई डिटेल चार्ट बनाएंगे तो हम लोग को एकदम प्रिडिक्शन अनदर लेवल पे पहुंच जाएगा। उसके लिए मुझे वाल्मीकि बनना पड़ेगा। एक मिनट 108 सूक्ष्मांश है और हाँ 9 प्लेनेट, हाँ, तो कितना हो गया? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो कीजिए 972। नहीं 108 नहीं जयेश भाई, ये खाली नेगेटिव का अगर हम करें तो एटलीस्ट पॉजिटिव का तो चलो हम लोग 19-20 तो बात ही करते हैं, लेकिन नेगेटिव का बहुत सारा इंपॉर्टेंट फर्क पड़ता है कुंडली में वाइल मैं प्रिडिक्शन। क्या बोलता हूँ आपको कि आप तुरंत देखिए, वेन हाँ यू सर, बिकम एक्सपर्ट, हाँ आपको तुरंत आंतरिक ज्ञान से आ जाएगा कि ऐसा ऐसा है। अभी मैं एक बात बता देता हूँ। हाँ, जैसे मेरा सिंह लग्न है, राइट सर, तो सिंह लग्न में मेरा मिथुन नवमांश है, वो है विचक्षणांश। हाँ हाँ, तो मैं बचपन से ही विचक्षणांश में ही जीता हूँ, मगर वहाँ कोई प्लैनेट नहीं है। और नवमांश में जो विचक्षणांश का अधिपति है बुध, वो कन्या नवमांश में है। हाँ हाँ, तो आई एम नॉट स्लो, आई ऑलवेज फास्ट, क्योंकि मेरी जो विचार शक्ति है वो मुझे वो आधार पर कामयाबी देती है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ ग्रह होना ही चाहिए। तो विचक्षणांश में कोई ग्रह नहीं है, मगर आता तो अच्छा रहता। कौन सा आता? तो वो जो उसके एटीट्यूड है, जैसे राहु आता तो ऊंच का होता। तो मेरी जो डायरेक्शन है, काम करने की व्यवस्था है, वो गलत होती थी। शायद मैं गलत रास्ते से तरक्की कर लेता था। ऐसा तो मेरे ख्याल से जैसे ग्रह का सूक्ष्मांश देखेंगे वैसे भाव का सूक्ष्मांश भी देखना है। यस 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 यस, एवरी वो मतलब हर स्पष्ट भाव चीज। के ऊपर से हाँ हाँ, भाव का सूक्ष्मांश भी देखना चाहिए। यस। हाँ, उससे आदमी का स्वरूप बनता है, आदमी क्या कर सकता है, कौन से रास्ते से जाएगा, उसका गूगल ये कैसे रहेगा। जी सर। सर ऐसा सर है। ये सर थोड़ा आप सर हम आपका जो इतना मेमोरी पावर है, आप कौन से साल पे कौन सा प्लैनेट कौन से हाउस में कौन से राशि में रहेगा, इतना सब आपका याद है। ये सारे सूक्ष्मांश आपको याद है, उसके कौन से नौमांश गिरेंगे हर राशि के, वो सब आपकी जुबानी याद है। तो ये जो मेमोरी आपको मिली, या ऐसे कौन सा जो आप मतलब मैंने आपने आपको कोई, बताया ना कि मेरा विचक्षणांश में हाँ हाँ, लग्न है, लग्न बिंदु है। तो वहां पे कोई प्लैनेट होने के ना नहीं, होने कोई भी की नहीं वजह है, से कोई प्लैनेट नहीं है, बेसिकली पर्सनैलिटी उस तरह से बन गई है। लेकिन मेरा पिंड ऐसा है। ओके ओके ओके, ऐसा है, ठीक है सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद जयेश भाई। ऐसा है। संजय मैं जी। बता दूं आपको, आई वॉज लिविंग इन लंदन राइट लॉन्ग सर, टाइम। हम्म जब भी बॉम्बे लंदन बॉम्बे 3,400 रुपीज था। कितना? हम्म, 2 ईयर हाँ 3,400। हाँ हाँ, तो आई हैड बीन 22 कंट्रीज इन माई लाइफ। हम्म, तो आप दुनिया का, आप वेमली कहाँ है, साउथ हॉल कहाँ है बताएंगे तो रास्ता रास्ता बता सकता हूँ। रसल स्क्वायर कहाँ है, हिडन पार्क कहाँ है। रशिया में रहा हूँ तो रशिया बता सकता हूँ आपको। तो क्या होता है कि हमारी याददाश्त कमज़ोर नहीं होती है। हाँ हाँ हाँ, अब मैं जापान में रहा हूँ तो जापान के रास्ते भी बता सकता हूँ। ओसाका में रहा हूँ तो ओसाका बता सकता हूँ। टोक्यो में रहा हूँ तो टोक्यो में बता सकता हूँ। हांगकांग में बता सकता हूँ। शंघाई में बता सकता हूँ। तो ऐसा है कि मेरी हॉबी है। डॉलर 7 रुपया 10 पैसा था, तब से मैं ट्रैवल करता हूँ। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट सर। 90 रुपीज़ हम लोग आते थे अहमदाबाद बाई एयर, बॉम्बे बॉम्बे अहमदाबाद 90 रुपीज़। 90 रुपीज का समोसा मिलता है सर। नहीं, बहुत लंबी बात नहीं, 75 की बात है, 74। हाँ, सर अभी और भी क्वेश्चंस हैं। बोलिए थैंक बोलिए, यू और सर, बोलिए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, बोलिए। संजय जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सबको नमस्कार। स्पेशली नीतू जी का धन्यवाद कि इन्होंने मेरे को ग्रुप से हुए नमस्ते। इंट्रोड्यूस किया, फिर गुरु जी से बात हुई। अब दिलीप जी को पहली बार मैंने लाइफ में सुना है, और जितनी तारीफ करी है नीतू जी ने आपकी, तो बहुत ज्यादा। अभी वसंत जी ने बहुत कुछ कह दिया, मैं उस मेरे सारे मुंह की बातें उन्होंने बोल दी ऑलरेडी। तो जो चीज मेमोराइज आपको है, परमोटेशन कम्युनिकेशन आपने बना रखा है अपने माइंड में, इतने सेकंडों में जवाब देना, मेमोराइज इतनी जबरदस्त, उसके लिए थैंकफुल टू यू एंड थैंकफुल टू योर टीम। बाकी मेरे थैंक यू सर। क्वेश्चंस थे, पर अब पहले पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन मैं बाद में कर लूंगा, पहले एक बार समझ लूं कोई बात फिर नहीं, बाद आप में। आदरणीय हैं हमारे लिए। अरे नहीं प्रभु, नहीं, मैंने भी बहुत से गुरु देखे हैं, परंतु आपकी मेमोरी सबके ऊपर है।
नहीं नहीं ऐसा नहीं, हरी कृपा है, बाकी कुछ नहीं। हाँ बस हरी कृपा ही, ठीक है यस। ठीक है। प्लीज। अभी मैं क्वेश्चन थे, मेरे क्वेश्चन बाद में करूंगा। सुप्रिया जी आप अपना क्वेश्चन रखिए। जी नमस्ते सर जी। नमस्ते नमस्ते। सर जी, जैसे मैं समझ रही हूँ कि ये जो हमारे सूक्ष्मांश हैं ये पद के अकॉर्डिंग हैं, जैसे कि नक्षत्र के जो 4 चरण होते हैं, पहले बराबर। पद का ये हो गया, करेक्ट करेक्ट। जैसे तस्करांश है ना, यस मेष यस में आ जाएगा, भोग्यांश वृष वृष में आ जाएगा। करेक्ट। तो ये मैं सही समझ रही हूँ। ओके यस जी, वेरी नमस्ते। फाइन वेरी फाइन। और अभी मैं 2-3 क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। जैसे कि पहला आपने बताया तस्करांश, तो इसमें जैसे मान लीजिए लग्न ही है ना, हाँ तो हाँ हमको जैसे आपने डिटेल, मुझे एक बात और पूछनी थी कि जैसे ये तस्करांश है या फिर बहुत सारे ऐसे, जैसे आपने अपने विकलांश के बारे में बताया कि ये लोग बहुत ही फास्ट होते हैं, ऐसे ही थोड़ा मीनिंग पता चल जाता ना तो फिर बहुत अच्छा रहता। एग्जैक्टली यू आर राइट मैडम। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, आपका बहुत पूछना अच्छा है और जरूर ये चीज़ की जरूरत भी है, मैं ना नहीं बोलता हूँ। अभी एक समझो एक कि एक इंसान है, ये एक एक पापाओं मिनट, से। हाँ एक बोलिए। मिनट सर। इनको एट्रीब्यूट्स के बारे में क्वेश्चन है, हर एक सूक्ष्मांश का एट्रीब्यूट का हाँ पीडीएफ हाँ ग्रुप में शेयर कर दिया है, जो आपने दिया है। ठीक नंबर है। 1, नंबर 2, एक्सेल भी अभी मैंने रख दिया है जिसमें भी एट्रीब्यूट्स लिखे हैं। तो जी उसको अगर हम देखेंगे तो आप एक आध दो एग्जांपल बता देंगे, लेकिन 108 के तो बताना संभव नहीं है। नहीं, 108 तो पूरे नहीं होंगे सर जी, क्योंकि काफी सारे तो रिपीट ही एक्सेल हो में रहे और हैं। पीडीएफ में 108 सभी सूक्ष्मांश के जो गुण हैं वो बताए गए, वो मैंने शेयर कर दिए हैं ग्रुप में, और वहाँ ऑनलाइन भी है वो। जी अभी जी, बाकी ऐसा तो है। मैं समझ गई हूँ। हाँ, आपने ऐसा जो भी है। अभी बताया नक्षत्र पद के हिसाब से, और मैं ये पूछ रही थी, जैसे हमको अपने क्या बोलते हैं, जो लग्न है उसके डिग्री के अकॉर्डिंग देखना है, या फिर हमें दूसरे जो हमारे प्लैनेट हैं वो किस डिग्री में बैठे हैं वो भी देखना वो है? भी देखना है, वो भी देखना है अच्छा, मैडम, दोनों बताता हूँ चीज आपको मैं। देखना है। कि मकर राशि में आप श्रवण नक्षत्र में जाएंगे, वो जी एक मंगलांश है, एक ही मंगलांश है आपके सर्वतोभद्र चक्र के अंदर। जी जी जी। तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट सूक्ष्मांश इसको हम कहते हैं। तो अच्छा हर जी चीज में मंगल देगा, और मंगल मतलब शुभ, जी शुभ कार्य कराएगा। जी और जी जी। एक ही भयांश है जो कुंभ राशि में शतदा का नक्षत्र में है, उसको अच्छा भयांश कहते हैं। तो अच्छा भयांश जो रहेगा वो जो है वो कुंभ नौमास है। तो वहाँ पर हम लोग बोलते हैं कुंभ राशि में कुंभ नौमास वर्गोत्तम हो गया। लेकिन जी। एक ये इंसान को भयांश का अर्थ क्या है, तो हमेशा घबराहट रहेगी। अच्छा अच्छा जी 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 यस दैट, उसको हम मॉडिफाई करते हैं ना कि जी भयांश का मतलब क्या है, तो उसको जी हमेशा भय लगा रहेगा। जी, भय लगा रहेगा। जी, तो ये बहुत अच्छा। उसका ये है, तो ये आपको सीखना है। आप बिल्कुल जी चिंता मत कीजिए, मुझे कोई गुस्सा नहीं आएगा। मुझे जैसा आपने ये दिया है, तो हमको जी उसका पूरा लाभ देना चाहिए, और जी, भगवान की आपने कृपा बहुत है। अच्छे से बताया सर जी, बहुत अच्छे समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, थैंक यू सो मच जी। धन्यवाद धन्यवाद। जी मंजरी जी आप पूछिए। नमस्कार सर। नमस्ते। सर नमस्ते, मेरे को ये पूछना था, जैसे हम लोग अभी इसमें लग्न देख रहे हैं, हाँ सपोज किसी की भी लग्न है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं पुनर्वसु नक्षत्र में, मिथुन राशि है समझ लो, तो हाँ पुनर्वसु नक्षत्र में है, तो उसका 26 डिग्री कुछ मिनट की हो गई है, तो हाँ। सौभाग्य उसमें चला जाएगा ना, तृतीय में आ जाएगा पुनर्वसु के तीसरे नवांश में, ऐसा है मैडम वो सौभाग्य में चला कि गया, और उस सुनिए मेरे, अच्छा बताइए। 26-40 को मिथुन नौमास शुरू होता है। आप हाँ जी, डिग्री बताइए, 26-40 को डिग्री मिथुन नौमास 26 शुरू। 26 37 है, 34 से तो छब्बीस नहीं होगा। 37। हाँ तो नीचे आया, तो तो भोगांश ऋषभ में चला नवमास गया, है, ऋषभ नवमास वृषभ आएगा। नवांश में, हाँ वृषभ नवांश में आ गया। लेकिन ये बताइए, जैसे मान लिया हमने देखा मिथुन में था बुध का, ये लेकिन उसका जो लग्नेश हो गया, ये लग्न हो गया अच्छे नवांश में गया, लेकिन लग्नेश दरिद्रांश में या समथिंग कहीं गलत चला गया, तो इनका क्या हम इंटरप्रेट करेंगे? हाँ। तो ये लग्न कहाँ अच्छी पर है, नहीं नहीं लग्नेश ये, कहीं, हाँ हाँ बता। अभी आपको मतलब आपका कहना ऐसा है कि आपका हाँ मिथुन लग्न है, ऐसा आप समझते हैं, बराबर है। हाँ। ओके। हम्म। और वो ऋषभ नवमास है, ये भी कंफर्म है। ओके। हाँ जी। हाँ तो जी। पहले फलित मिलेगा आपको ऋषभ नवमास का। ओके। अच्छा, आपने कहा कि आपका लग्न 37 पे है,
और 40, 26, 40 को नौमास बदलता है। हाँ तो जी 3 सेकेंड के लिए वो नौमास में आपको रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। कैसे ओके करना पड़ेगा? तो वहाँ पर हाँ जो सूक्ष्मांश आता है तो वो हाँ वृषभ नौमास है, शायद वो मिथुन हो सकता है। मैं हाँ बीटीआर वो इसीलिए है कहता शायद हूँ ऐसे ही कुछ है। हाँ वो बर्थ रेक्टिफिकेशन किया है वैसे मिथुन नमाज में ही जाता है 6 डिग्री, हाँ क्योंकि 13 मिनट का डिफरेंस मैंने देखा है, क्योंकि किसी और का है, मेरा नहीं है, किसी का है, देख नहीं थी। हाँ लेकिन तो उसका जो लग्नेश ये हो गया, लेकिन ओके लग्न जैसे बुध उसका स्वामी है, अब वो हाँ खराब चला गया। कहने का मतलब ये है कि बेस अच्छा था, हाँ राशि में वो लग्न थी, लेकिन उसका ओके स्वामी खराब हो गया, तो ओके इंटरप्रिटेशन बदल जाएगा ना उसका। लेकिन बदल वो बदल बैठा आके 5वें में है, हाँ भाव बदल रुको गया। रुको अभी बताइए, बताता हूँ। मैं आप वो सर तुला को तो राशि में बोलने बैठा दीजिए हुआ है। मंजरी मैडम। तुला राशि सर में अपने बैठा हुआ है क्वेश्चन तो पांचवा। बताएं पहले। हाँ जी पांचवा क्वेश्चन मतलब हाँ तुला जी राशि में बैठा हुआ है ना। हाँ जी। तुला राशि में बैठा है तो वो कितने अंश का है? 6 डिग्री समथिंग है, हाँ आगे नहीं गया, 6 डिग्री 6 डिग्री कुछ है। में ऐसा है मैडम। हाँ तुला राशि में 3 अंश 20 कला के बाद में दरिद्र राज में अंश चला शुरू जाता होता है। है, यस वृश्चिक दरिद्र राज अंश में। शुरू होता है। हाँ वृश्चिक नौमास आता है, हाँ जी समझ गए? तो वो हाँ नेगेटिव जी हाँ फल जी। देगा। नहीं तो अब लग्न वाला कोई फर्क नहीं करेगा, मतलब जो नमाज में चला गया है तो लग्नेश गया है, बुध गया, हाँ यस लग्न का क्या होगा और लग्नेश का क्या होगा, हम ये डिफरेंस जानना चाहते हाँ, तो वही बताया ना आपको। लगना आपका जो दिमाग है बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन उसका जो अधिपति है वो हैं। हाँ दरिद्रांश में जाने की वजह से आपने हाँ जितना भी कोशिश किया वो कोशिश फलदायी नहीं होगा। ओके। दैट इज कॉल्ड दरिद्रांश। मतलब फाइनली नुकसान हो सकता है किसी भी चीज के लिए, जिसका भी है। हाँ मतलब आपका डिसीजन रॉन्ग हो सकता है। अच्छा, आप जो करेंगे वो डिसीजन लेने में गड़बड़ कर सकते हैं। यस और अभी जैसे विचक्षणांश की बात कर रहे हैं, अगर शनि विचक्षणांश में जाता है और अष्टम में चला जाता है तो क्या कर सकता है? कोई तकलीफ नहीं है। अष्टम में विचक्षण आता है तो हम्म वहां पर अगर हम देखेंगे तो वहां वृश्चिक लग्न आता है। नहीं, विचक्षणांश में वृश्चिक लग्न, हाँ वृश्चिक लग्न मिथुन में आया तो क्या फल करेगा, अच्छा करेगा कि खराब तो करेगा? अच्छा ही करेगा। आपका जो अंतिम समय रहेगा हाँ वो जी। बहुत अच्छा रहेगा। वहाँ पर पेंशनर कोई ना कोई तो भी आपके घर में रहेगा, नहीं, आपको मेरा ये सुविधा। पेंशनर भी हूँ मैं, हाँ मेरा तो ये बस। पेंशनर भी हूँ। हाँ तो भाई मैं अभी सही बता रहा हूँ ना आपको, झूठ बता रहा हाँ हूँ जी मैं। हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हैं, तभी तो पूछा मैंने। तो ये फलित है, ये हाँ फलित है। फलित ही पूछ रही हूँ, एक अक्षर की पूछ रही हूँ कि विचक्षणांश में जाएगा तो अष्टम में जाके क्या करेगा, मैंने ये जानना चाहा कि अष्टम में अष्टम जाके स्थान क्या करेगा। हमारे लिए हमको पहले से पढ़ाया गया है कि हाँ अष्टम डेंजर डेंजर, ऐसा नहीं है। अष्टम हाँ से सुविधा भी बहुत अच्छी मिलती है, अच्छी हाँ जी सोच मिलती है और गुण ज्ञान हाँ मिलता है। और हाँ आपका जो ज्ञान है भाग्यश अष्टम में बैठा हुआ है, तो वहाँ पर हाँ वो जो चीज़ है तो आपको हम्म, अकल साइंस के बारे में बहुत बुद्धिमत्ता आ जाएगी। ओके। गॉट इट? विचक्षण, ठीक ठीक ठीक। क्योंकि आपका मिथुन लग्न है और भाग्यश अष्टम में अगर वो आता है तो वहाँ हाँ पर वो आपको दिमागी तौर पर बहुत अच्छा फला दे देगा। नहीं, अकल एक बात साइंस और, में अच्छा जी, एक चीज और बताइए, जैसे हमारा मान लिया एक दरिद्रांश में गया, उसी के साथ में 2-3 नक्षत्र ग्रह और भी बैठे हैं नक्षत्र के अगल बगल, तो वो नुकसान कम कर देगा नहीं एक नहीं घर नहीं में नहीं चार नहीं, पांच ऐसा ऐसा नहीं। देखो रेखांश, इसीलिए पहले हाँ रेखांश समझना चाहिए और बाद में अक्षांश समझना चाहिए। अच्छा अच्छा। हाँ मैंने तो बुध बुध के समय करेगा, जो जिसका जब समय आएगा तब खराब कर देगा वो। इन वन कैविटी हाउ मेनी प्लैनेट्स आर प्रेजेंट, कितने ग्रह है वहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर उसमें रहे बुध के साथ 2-3 बैठ गए हैं सर में, हैं। हाँ तो वो अलग अलग भिन्न भिन्न नौमास में रहेंगे। ये 3 एक देखो ही साथ है। मैडम, आप पहले से हैं ये क्लासेस हाँ लेने के, आपको पता है रेस्टोरेंट में सबने एग्जांपल दिया था कि 4 लोग हम्म, एक टेबल पर बैठे हैं, सब अपना अपना ही ऑर्डर करेंगे। ओके। तो सब अपना अपना फल करेंगे। अब ये देखेंगे जब वो आएगा, जब वेद पड़ेगा तब वो पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा कि किस समय नुकसान होगा किस समय फायदा होगा, तो वेद से पता एग्जैक्टली, लगेगा। बिल्कुल सही। यही होना चाहिए ना फिर तो। परमानेंट तो नहीं होगा नुकसान, मेरा कहने का मतलब ये है कि फिर भी भाई वही है, जन्म से अगर लेकर, हाँ जी। बहन जी ऐसा है, हम्म, परमानेंटली नहीं होगा, लेकिन जिस समय में रिकवर करने के लिए बहुत समय लगेगा। हाँ जी हाँ जी, ठीक ठीक, गॉट इट। अब सर अभी आगे बढ़े। हाँ हाँ जी चलिए, ठीक है ठीक है। मुझे जी कोई जी तकलीफ नहीं है। जी सर। बोलिए।
नहीं सर, अभी आगे पढ़ा रहे थे आप ये सब। ओके, ठीक है। अभी देखिए, ये हमारा अश्विनी नक्षत्र हो गया। अभी भरणी नक्षत्र जो है, भरणी नक्षत्र के बारे में हम देखेंगे। तो वहाँ पर भरणी नक्षत्र में पहला नवांश जो है वो निरूपांश है। निरूप मतलब राजा, समझ गए? तो निरूपांश में ग्रह रहेगा तो अच्छी तरह से फलित देगा। उसके बाद में नवमांश आता है, वो पापांश है, वो नुकसान कराएगा। तीसरा जो है उग्रांश है, हमारे हाथ से आई हुई चीज़ें जो है वो निकल जाएगी। उग्रांश है मतलब हम बहुत ही गंभीरता से नहीं लेते हैं, चिल्लम चिल्ला करते हैं तो हमारा कनेक्शन टूट जाता है, वो उग्रांश है। फिर बाद में मीन नवमांश आता है, वो उसका नाम है उत्कृष्टांश, नहीं पापांश है। फिर एक अभयांश है, पूरा नवमांश है। अभयांश मतलब उसको आपको रिलीफ मिलेगा। अभयांश मतलब रिलीफ। किसी घटना में अगर आप चले जाते हैं, वहाँ पर तकलीफ होने की संभावना होती है, तो ऐसे डरने की बात नहीं है, वहाँ पर आपको अभय मिल सकता है, मतलब रिलीफ मिलेगा। फिर बाद में आता है पापांश। तो पापांश अच्छा नहीं है, वहाँ पर आपको बहुत फाइट करनी पड़ेगी हर चीज़ में। उसके पहले आता है, वहाँ पर हम देखेंगे तो नपुंसकांश। तो नपुंसकांश भी एडवाइजेबल नहीं है, नॉट एडवाइजेबल। वहाँ पर ग्रह रहने से वो कोई ग्रह जो है वो आपको इतनी डेवलपमेंट नहीं देगा। गॉट इट? ऐसे जी सर, हमको जी सर। आगे आगे बढ़ना चाहिए। बाद में हम कृत्तिका नक्षत्र में जाते हैं। तो कृत्तिका नक्षत्र धनांश है, जो हम धन कमाते हैं, आर्थिक जो अर्थशास्त्र है। तो वहाँ पर धनांश में कोई, तो पहला जो बात है कि धनांश में कौन अच्छा फल देगा, तो गुरु सबसे अच्छा कारक ग्रह है कि जहाँ पर वो धन की वृद्धि कराएगा। अगर चंद्रमा रहेगा तो उसका दिल वहाँ पर धनांश में रहेगा। मंगल रहेगा तो वो धन जो प्राप्ति करेगा वो टेक्निकल बेस के ऊपर करेगा। शनि रहेगा तो पॉलिटिक्स के तरफ से रहेगा, या श्रमिक रहेगा। तो धन की व्याख्या क्या है कि कौन सा प्लैनेट कौन से ग्रह में कौन से सूक्ष्मांश में रहेगा, तो उस व्याख्या के आधार पर उसको वैसा फलित मिलेगा। राहु रहेगा तो वहाँ पर राहु जो है वो अंडर टेबल काम करेगा, तो वैसे पैसे कमाएगा। केतु रहेगा, त्यागी है, भगवान का बहुत भक्ति करेगा। तो हर प्लैनेट के जो एटीट्यूड है वो हमको देखना चाहिए कि वो अगर करेगा, उसको अगर अच्छा नवमांश मिला तो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। फिर बाद में वापस आता है कृत्तिका नक्षत्र में पापांश आता है, फिर उग्रांश आता है, फिर मीन नवमांश आता है, उत्कृष्टांश। उत्कृष्टांश मतलब वन ऑफ द बेस्ट। तो हर चीज़ आपके जीवन में अच्छी होगी। तो उसमें मीन नवमांश में शुक्र उच्च का होता है, गुरु स्वयं होता है, बुध नीच का होता है। तो ऐसे नवमांश की सूक्ष्मांश की नीचत्व और उच्चत्व और सिमिलर, मतलब जो है खुद का नवमांश है। तो जैसे मीन नवमांश गुरु का है, बुध का नीच नवमांश है, फिर भी वो उत्कृष्टांश में है। उत्कृष्ट मतलब वेरी गुड, समझ गए? बेस्ट। उसके बाद में रोहिणी आती है, सेनांश। सेनांश मतलब इंसान, लीडरशिप, लीडरशिप। उसके बाद में आता है भोग्यान, हर चीज़ का भोग प्राप्त करेगा अकॉर्डिंग टू प्लैनेट। अगर प्लैनेट चंद्रमा वहाँ पर उच्च का होता है तो चंद्रमा भोग्यांश में उच्च का फल देगा, मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी। मंगल रहेगा तो उसकी कृति अलग रहेगी। बुध का भोग व्यापार से है, गुरु का भोग ज्ञान से है, भाग्य से है। शुक्र का भोग रुचि है, टेस्ट है, सौभाग्य है, समझ गए? शनि का भोग जो है, जो जहाँ पर हम बोलते हैं अधिकार पद से है, पॉलिटिक्स है, सेवा है, उच्च पद, सरकार की नौकरी है, तो वहाँ पर वो फल देगा। तो उसी तरह से हमको सारे जो सूक्ष्मांश है उसका अर्थ लॉजिकली उसी तरह से करना चाहिए। तो जय भाई ने जो चार्ट भेजा है वो चार्ट में आपको सारी मालूमात पड़ेगी। हाँ सर, एक चीज बोलना चाह रही हूँ इन नट शेल। सर ऐसे एक एक का भी सबका नहीं बताएंगे, जैसे जैसे जो जो टॉपिक आते जाएंगे उसमें जब ये सूक्ष्मांश आते जाएंगे तो उसके बारे में अपने आप ही जिक्र होता चला जाएगा और समझते चले जाएंगे। इन नटशेल है कि हम सिर्फ सोचते थे कि D1 से D9 में इस नक्षत्र में चला गया, अच्छा देगा या बुरा देगा, पर अब यहाँ पे भी उसके 4 भाग हो रहे हैं।
तो हाँ उससे उसकी रियल पिक्चर समझ में आ रही है। करेक्ट जी करेक्ट सर। रियल जी। पिक्चर इज द राइट वर्ड हम्म। रियल पिक्चर इज राइट वर्ड यस सर। यस हम्म। तो क्या होता है कि अभी जैसे भूपांश है तो भूपांश मतलब भूप मतलब राजा तो उसको राजा की जो गद्दी है वो अपने खानदानी मिलेगी और नृप मतलब राजा है वो कोशिश करके राजा बनेगा समझ गए भूत मतलब भूपांश मतलब समझ लेने का कि आराम से उसकी गद्दी उसके पिताजी की उसकी माताजी की गद्दी मिल जाएगी तो वो भूपांश के जैसा राज करेगा भूप मतलब राजा अभी जैसे सौख्यांश है सुख है तो पुष्य नक्षत्र का शिव जो दूसरा चरण है कन्या नवमास वो सौख्यांश है मतलब सुख का कारक है फिर तीसरा जो है शुरांश है शुरांश मतलब कुछ तो भी मुझे करके दिखाना है शूरता वीरता हम बोलते हैं ना उस तरह से है ये चीज़ है फिर मघा नक्षत्र में चारों चरण जो है वो काफ़ी अच्छे हैं फिर उत्तरा नक्षत्र जो है उत्पन्नांश है पापांश है उग्रांश है शुभांश है तो शुभांश में हर घटना जो है हमारे बारे में बहुत अच्छी बनेगी लेकिन अगर ग्रह दृष्टि में दूषित हुआ है नवमास तो नवमास दृष्टि में खराब हुआ है तो एक ग्रह जैसे एक इंसान दूसरे इंसान का अच्छा नहीं देख पाता है उसी तरह अगर शत्रु ग्रह है तो वहाँ पर उसको वो डोमिनेट करेगा और उसको तकलीफ में ला सकता है तो ग्रह वहाँ पर शुभांश में होने के बावजूद भी उसे तकलीफें क्यों आती है उसका आंसर जब तक हम सर्वतोभद्र चक्र रीड करना नहीं सीखेंगे तब तक उसका आंसर हमको नहीं मिलेगा राइट What सर। is- yes. ये चीज़ें सारी जो है वो सूक्ष्मांश के ऊपर से हमको जानकारी लेनी चाहिए अभी जैसे जय भाई ने ये जो चार्ट है ये भी आपको भेजेंगे और दूसरा विश्लेषण किया हुआ है वो भी सारी चीज़ें हैं तो आप गृह पाठ कीजिए 4 दिन में तो 4 दिन में गृह पाठ करके वापस आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको पहली बात तो A3 में बड़े चार्ट की प्रिंट निकालनी चाहिए उसको लैमिनेट करना चाहिए और बाद में फिर हम उसके ऊपर से फलादेश करने की कोशिश करनी चाहिए और इट इज़ वेरी सिंपल नॉट सो डिफिकल्ट और एक चीज मैं और अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि बोलिए जैसे यस संडे को अभी से क्लास 6 से 8 रहेगी। यस यस वेडनेसडे को 7:30 बजे से है लेकिन संडे को 6 बजे रहेगी यस अभी मैम से। तो आप सब लोग ये चीज का ध्यान रखिएगा। करेक्ट इससे रिलेटेड अभी तक में किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपना जूम हैंड रेज कर सकते हैं प्लीज। अगर किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया है कुछ पूछना चाहते हैं सर से अभी तक जो पढ़ाया है। आई थिंक सर सबको क्लियर है किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो अभी सर आगे पढ़ाना है कैसे करना है जय हाँ सर। जैसे आप बताएंगे देखिए अभी ऐसा है कि नवमास का जो ये है वो पूरा अभी जैसे बलिष्ठांश है हस्त नक्षत्र का पहला चरण तो बलिष्ठांश मतलब क्या होता है एक इंसान के पास बौद्धिक बल रहता है और एक शारीरिक बल रहता है बाहुबली हम जिसको बोलते हैं तो वो कैसे हमको सोचना है तो हस्त नक्षत्र का पहला चरण जो है वो मेष नवमास है हस्त नक्षत्र की शुरुआत होती है 10 अंश को तो वहाँ बलिष्ठ अंश अगर वहाँ पर कोई ग्रह है कोई भी ग्रह फिर शनि रहे मंगल रहे बुध रहे चंद्रमा रहे तो उसकी ताकत बहुत बढ़िया रहेगी बलिष्ठ अंश में अगर फिजिकल। हाँ फिजिकल ताकत जैसे हम बोलते हैं चंद्रमा है तो मानसिक बल बहुत रहेगा मंगल है तो शारीरिक बल रहेगा अगर शनि है तो वो भी बलवान रहेगा वो कानूनी दावपेच में बहुत बढ़िया रहेगा राहु है तो भी अंडर टेबल बहुत बलवान रहेगा केतु है वो भी बहुत अच्छी तरह से फलादेश देगा लेकिन बलिष्ठ हाउस गुड पोजीशन राइट वो सर आपने बताया जो भी रेड कलर से लिखे हैं येलो मार्किंग वाले हैं वो नेगेटिव हैं और बाकी सब अच्छे हैं। अभी जैसे एक मेंबर ने पूछा है कि चंद्र नपुंसकांश में है तो क्या फल देगा। तो चंद्र मन का कारक है और नपुंसकांश मतलब उसका उतना पावर नहीं रहेगा कमजोर रहेगा तो मतलब वो यस उसका कमजोर रहेगा ऐसा कह सकते हैं सर। यस यस बराबर राइट है हाँ जस्ट वो ऐसा अगर लॉजिक चलाना है अपने को। अगर वो होशियार भी होंगे ना
तो भी उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर आएगा, वो या अपनी होशियारी करेक्ट को वो सही तरह से करेक्ट यूज नहीं कर करेक्ट पाएंगे। उसका विल पावर कम इमोशनल रहेगा, बैलेंस नहीं होगा, वो स्ट्रेस जल्दी पकड़ लेंगे। विल पावर भी कम रहेगा। कभी कभी बहुत लोगों के पास विल पावर कमजोर होती है ना, तो इसके लिए हमारा भाग्य आखिर क्या है मैडम, कि भाग्य हमारा बनता है हमारे प्लैनेट से, और प्लैनेट हमको बूस्टिंग देते हैं कि तुम ऐसा करो। अभी मैं 74 ईयर्स ओल्ड हूँ, तो 74 में भी मेरा मंगल जो है वो सेनांश में है, तो आई एम इन पावर। तो ये चीज़ है, तो पावर देने वाला प्लैनेट कौन सा है, अगर वही समझो मानसिक पावर रहेगी या शारीरिक पावर रहेगी, बुद्धि की पावर रहेगी, तो वो पावर डिफरेंट डिफरेंट है। भाग्य की पावर अलग होता है, भाग्य इंसान को खींच के लाता है। हर इंसान को अपना अपना भाग्य, बहुत सारी पत्रिका देखने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान इतना बड़ा क्यों हो गया, ये चीज़ है। सर किन्हीं ने पूछा है राहु श्रेष्ठांश में क्या परिणाम देगा? श्रेष्ठांश में क्या परिणाम देगा? किसमें? राहु श्रेष्ठांश में क्या परिणाम देगा? श्रेष्ठ मतलब श्रेष्ठ, बेस्ट, बेस्ट, श्रेष्ठ मतलब बेस्ट। बेस्ट। नहीं, जरा फिर से रिपीट कीजिए। सर वो बोल रहे हैं राहु अगर श्रेष्ठांश में रहेगा तो क्या फल देगा? तो श्रेष्ठांश कौन से राशि में है भाई? जिन्होंने भी पूछा है अपना जूम हैंड रेज करेंगे तो अनम्यूट कर देंगे। हाँ, डॉक्टर भूमि ने पूछा है ना, हाँ उनको, डॉक्टर भूमि को अनम्यूट कीजिए। हाँ सर कर दिया है। हाँ भूमि जी प्रणाम पूछिए। सर। हाँ प्रणाम सर। नमस्ते, बोलिए मैडम। नमस्ते सर। राहु उत्कृष्ट अंश में उत्कृष्ट रहेगा मतलब तो वन क्या ऑफ द फल देगा? बेस्ट, हाँ, वन ऑफ द बेस्ट। नवांश में मीन लग्न है और उसी में हाँ राहु है। ये उत्कृष्ट मतलब बहुत अच्छा। ये राहु जैसे का आप बेस्ट खाना क्या हो बनाते हैं सकता है, टेस्टी वो फूड, सोचता है। हाँ, तो क्योंकि उत्कृष्ट। राहु गुरु का शत्रु है ना, इसीलिए मैंने नहीं पूछा ऐसा कि नहीं है। सुषमांश में शत्रु मित्र नहीं है, उसको जो स्लॉट दिया गया है वो स्लॉट हाँ में वो उत्कृष्ट फल दे देगा अकॉर्डिंग टू राहु एटीट्यूड, समझिए ना। तो हाँ सर। उत्कृष्टांश जब हम बोलते हैं तो एक तो वो मिथुन राशि में उत्कृष्टांश है, मीन नवमांशी, हाँ हाँ, बराबर है। कौन सी राशि में आपका? मेरा वृषभ लग्न है और हाँ मीन नवांश है, कृतिका नहीं, नक्षत्र का। कृतिका में जो है उत्कृष्टांश जो है वो वहाँ हाँ पर बहुत ही अच्छा फल देगा। और वृषभ राशि के अंदर का फलित जो है वो कैसे रहेगा उत्कृष्ट, आपकी पर्सनालिटी रहेगी, आपका कुटुंब रहेगा, आपकी विद्या रहेगी, आपका एजुकेशन रहेगा, तो वो बहुत काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि गुरु का नवमास है। अच्छा, थैंक यू सर। थैंक यू। जीके जी आप पूछिए। सर नमस्ते, बोलिए। सॉरी एक बार फिर से अनम्यूट करिए। सर जैसा आपने बताया, अच्छा मतलब जो मुझे पिछले क्वेश्चन है ना वो क्लियर हो गया। सो बेसिकली क्या है कि जिस भाव का स्वामी है, जैसे सपोज कीजिए कि जिस भाव से जुड़ा हुआ है वो ग्रह, जैसे राहु था आपने बताया, और साथ में राहु के खुद की जो एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, तो जैसे राहु आपको थोड़ा सा ट्रिकी प्लैनेट है, तो वो आपको अगर अच्छा फल दे रहा है तो वो ट्रिकी बनाएगा, थोड़ा सा आपको स्मार्ट करेगा, स्ट्रीट स्मार्टनेस जिसे हम बोलते हैं। अब उसके अगर सेम स्थिति में अगर बृहस्पति है तो वो आपको स्ट्रीट स्मार्ट नहीं बनाएगा, लेकिन वो आपको एक तरीके से स्कॉलर बनाएगा, राइट? अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ, नहीं कोई बात नहीं, आपके क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूँ। राहु गुरु की युति, आपका कहना है कि एक ही सुषमांश के अंदर है, बराबर है? नहीं, युति नहीं है, युति नहीं है, मतलब दो अलग अलग स्थितियों में, एक स्थिति में राहु उसी परिस्थिति में है, सपोज कीजिए लाइक अभी जैसे इसमें बात हुई थी ना हमने। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जीके जी। इनका कहना ये है कि एक ही सूक्ष्मांश है, जैसे ये उत्कृष्टांश है, जैसे उत्कृष्टांश में राहु का फल क्या होगा, और अगर वहां पर राहु नहीं पर बृहस्पति है तो क्या फल होगा, ये इनका प्रश्न है। हाँ, मेरा मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि उत्कृष्टांश में जैसे राहु है तो वो आपको स्ट्रीट स्मार्ट बनाएगा, तेज तर्रार चालाक, और बृहस्पति है तो वो आपको स्कॉलर बनाएगा। फल तो दोनों ही अपना अच्छा देंगे। अभी देखिए साहब कि पहली बात तो ऐसा है कि जैसे बहन जी ने पूछा था, वो उन्होंने कहा कि उनका ऋषभ लग्न में कृतिका नक्षत्र का चतुर्थ चरण है जी। तो अकॉर्डिंग टू नक्षत्र, अकॉर्डिंग टू जोड़ियाक उत्कृष्टांश है,
तो काफ़ी अच्छा रहेगा और वो राशि शुभ है, समझे। ठीक अभी उसके बाद में अगर उत्कृष्ट अंश दूसरे राशि में आता है तो वो है आर्द्रा नक्षत्र का चतुर्थ चरण। ठीक तो आपको आर्द्रा नक्षत्र का बैकग्राउंड लेना चाहिए। ठीक तो आप बताइए कि समझो उत्कृष्ट अंश में राहु है तो विच जोड़ियाक विच नक्षत्र। ओके, तो हमने ये भी चीज देखनी है। हाँ 100%। मतलब देखिए हर एक का जो ये मतलब ये सूक्ष्मांश है वो रिपीट हो रहे हैं, तो पर उनके एट्रीब्यूट अलग अलग रहेंगे क्योंकि वो किस राशि में और किस नक्षत्र के। हम्म यस। तो हम राशि, आप नक्षत्र, भाव हाँ और और फिर उसके क्या? खुद के एट्रीब्यूट्स। हाँ और ग्रह के आप एक 40 माले के बिल्डिंग में रहते हैं और जी अच्छी बिल्डिंग है, उत्कृष्ट हाउस है, लेकिन आप कौन से फ्लोर पे रहते हैं उसके आजू बाजू के लोग कौन से हैं, मैं आपको तजुर्बा बताता हूँ। एक उत्कृष्ट हाउस है, उसके बगल में उग्रांश आता है, समझिए। जी तो मतलब आपका पड़ोसी जो है वो हमेशा उल्टा सुल्टा बात करते रहेगा, तो उसके बाजू में उत्कृष्ट हाउस है और मगर बाजू में उग्रांश भी है, तो वो उग्रांश से आप परेशान हो जाएंगे क्योंकि वो झगड़ालू लोग होते हैं। उग्रांश मतलब हमेशा तनाव तैयार करते हैं। जी गॉट इट। तो इसीलिए एक तो कौन सा ग्रह उत्कृष्ट अंश है, आप अच्छा जीना चाहते हैं इसीलिए आपको उत्कृष्ट अंश मिला है, चाहे वो राहु की तबीयत हो, चाहे वो गुरु की हो, चाहे वो शुक्र की हो। उत्कृष्ट जी अंश में शुक्र उच्च का होता है, गुरु खुद का होता है और अदर प्लैनेट जो है वो अकॉर्डिंग टू जोडियाक हमको फलादेश देते हैं। यस ओके गॉट इट सर। सो व्हाट आई विल डू आई कैन डू मतलब कि जो ये इनकी उच्च का जो जहां पर ये होते हैं जिस डिग्री पे अगर हम वो इसके साथ लगा देंगे तो हमें और क्लैरिटी आ जाएगी। कनेक्टिविटी जीके ऑलवेज साहब देयर। हाँ जीके साहब मैं बार बार बता रहा हूँ, ग्रुप में अभी एक एक्सेल शेयर किया और नहीं वो उस मैं देख सर वो मैं देख चुका हूँ वो एक्सेल। तो मैं एग्जैक्ट डिग्री की उसमें बात कर रहा हूँ। उसमें उसमें हर एक सूक्ष्मांश का एट्रीब्यूट मेंशन किया है। नहीं और सर वो और मैं दिलीप सर ने जो पीडीएफ दिया है वो भी हमने ग्रुप में शेयर किया है। नहीं वो है मेरे पास। मैं अभी जो बात बोली मैं कुछ और बोली सर वो अच्छा उसमें जो आपने दिया है ना सर उसमें वो अभी सर ने एक बीच में सेंटेंस बोला कि उत्कृष्टांश में उच्च का हो जाता है शुक्र। यस, शुक्र उसका होता है। यस एग्जैक्टली तो सर वो मैं उसको मेंशन कर लूंगा वहां पे मार्क कर लेंगे हम तो थोड़ा ठीक है। आई गॉट इट आई गॉट हाँ द वो पॉइंट। तो फिर अपने हिसाब से अपने आप को अपना तो कस्टमाइज करना ही चाहिए। यस गॉट इट सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। सर, एक क्वेश्चन बोलिए। आया है यस मैसेज यस में। मैडम। सुप्रिया यस जी ने मैडम। पूछा है चंदना चंदनांश एंड नयनांश का क्या मीनिंग होता है? हाँ, चंडांश जो है चंडांश, तो सॉरी। चंडाउन, चंड, चंड मतलब अकरार विकरार, जिसको अनशेप बोलते हैं, समझ गए ना। तो जी जी। चंडांश और जो है वो अभी चंडांश जो है ना मैडम, वो मृग नक्षत्र के अंदर दूसरा चरण जो है उसका जो चरण का जो ये है मृगशीर्ष नक्षत्र होता है ना, तो वहाँ पर कन्या नवमांश में चंडांश होता है। तो वो चंडांश जो है इंसान को वो जो कन्या नवमांश है वो पॉजिटिव नहीं है। अगर हमारी सोच बिगड़ जाएगी तो इसीलिए हम कुछ न कुछ तो भी अलग तरीके से जीना चाहते हैं और लोगों को तकलीफ देते हैं, तो हम हमारा जो अवतार है वो चंडांश में वापस रहेगा। इट्स नॉट गुड। चंड और नयनांश, नैनांश क्या, अभयांश है, नयनांश लिखा है उन्होंने। सुप्रिया नीचांश जी होगा, आप नीचांश होगा। सुप्रिया जी आप जरा हैंड रेज करिए तो मैं आपको अनम्यूट कर सकूं। हाँ सुप्रिया जी आप पूछिए। जी, ये मघा नक्षत्र का जो दूसरा चरण है वो न्याया, न्यायांश है, न्यायांश है। ओके। जी, न्यायांश ये मतलब हम, न्याय हाँ न्याय न्याय मतलब हमारे न्याय से हम चलेंगे। जो ऋषभ नवमांश है मघा नक्षत्र के अंदर वो जी बहुत जी। ही बढ़िया है। और जैसे हम बोलते हैं कि सिस्टम, हम सिस्टम से काम अच्छा, करते हैं। सिस्टम से चलेंगे। जी जी। मधु जी आप पूछिए। मधु जी। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते।
सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे जैसे तुला लग्न की कुंडली है हाँ और उसमें जो बृहस्पति है वो सष्टेश है और लेकिन अब जो उसका जो बृहस्पति है वो कृतिका नक्षत्र के 4th चरण में पड़ा हुआ है, ओके तो वो उत्कृष्टांश में है। हाँ अभी लग्न तुला है तो जी वृषभ सर। राशि कहाँ पर आती है? तो सर अष्टम में आएगी। अष्टम में आएगी। ओके जी सर। अभी हाँ कैसे होता है मैडम कि अष्टम में भी एक राजयोग बनता है, तो जी सर। 6, 8, 12 के जो ग्रह होते हैं वो अगर जी 6, सर। 8, 12 में आते हैं तो विपरीत राजयोग कहा जाता है प्राथमिक जी कुंडली में। सर। तो जी सर। आपका कहना है कि अष्टम स्थान में वृषभ राशि है, तो वहाँ कौन सा प्लैनेट है और कौन से सूक्ष्म उसमें है? हाँ सर, जैसे वहाँ जुपिटर है ओके और वो फाइन, उस उत्कृष्टांश में है वेरी गुड। हाँ तो वो कृतिका उत्कृष्ट नक्षत्र में। अंश में आपका जो धन रहेगा, जी जो सर। आपकी सेविंग रहेगी, क्योंकि अष्टम स्थान जी जो है वो हमारा जी सर। पूंजी है, पूंजी है। जी सर। तो जीवन में गुरु जो है अष्टम में बुरा नहीं होता है। हमारी जी सर। व्यवस्था जो होती है, फ्यूचर प्लान जिसको हम बोलते हैं, हम्म। एक तो जी सर। अष्टम का जो गुरु रहेगा वो आपको तीर्थ यात्रा काफ़ी कराएगा। उसके बाद जी में सर। आपका घर कभी भी खाली नहीं रहेगा, घर भरा रहेगा, हरा भरा रहेगा, कोई चीज़ की जी कमी नहीं करेगी। कुछ न कुछ वजह जी से आपको आते जाएगा, आपको संपदा रहेगी। ये नियम है। जी सर। तो सर जैसे कि मेरे मन में ये था कि जैसे षष्ठेश है और अष्टम में है, तो इसकी दशा जब होगी नहीं तो वो दशा कैसा छोड़ो, फल देगी? अभी नहीं, सुनिए हम्म। सुनिए। एक हाँ तो नहीं षष्ठेश सर। हाँ अगर नहीं नहीं, सुनिए सुनिए। जी षष्ठेश सर। अगर अष्टम में जाता है और वो वृषभ जी राशि सर। में है, तो वो विपरीत हम्म। राजयोग हो जाता है, ओके सर। नंबर 1। उसके जी बाद सर। में आर्थिक स्थिति के अंदर वहाँ पर आने वाली जो राशि है वो जी राशि जो सर। है वृश्चिक है, समझ गए? जी सर। तो जी सर। आपके घर के अंदर ऐसा कोई इंसान रहेगा जिसको टेक्निकल टेक्नोलॉजी से संपर्क रहेगा, समझ गए? जी सर। जी सर। हाँ, तो वो फलादेश है। हम जी सर। फलादेश अलग तरीका होता है, और हम्म। हाउ टू मेक हॉरोस्कोप, हाउ टू रीड हॉरोस्कोप वो अलग चीज है। तो मैंने आपको तो सर ये फलादेश बताया। फलादेश ये है कि मतलब वो उसमें है, 4th में है, तो वो अच्छा है ना? ये चीज 100% अच्छा है। देखिए हाँ। ऐसा है, 4th में जो तुला लग्न को राशि आती है ना, तो हम्म। वहाँ पर जो राशि आएगी तो वहाँ पर आती हम्म। है मकर, वो चरण राशि है, समझ नहीं गए? नहीं सर, तुला लग्न में है तो अष्टम में तो वृष राशि आई ना। मैंने वो वृष, हाँ। अष्टम में नहीं, चतुर्थ में बात कर रहा हूँ मैं। नहीं सॉरी, चतुर्थ में, चौथे चतुर्थ नहीं, अष्टम की बात हो रही है सर। अष्टम में गुरु है। सर अष्टम में एग्जाम्पल दे आएगी रहे तो हैं मैडम, आप सुनिए तो सही। अष्ट- आपने अष्टम की बात बता दी, वो सर को पता है। अभी सर और कुछ कहना चाहते हैं। ओके ओके सर। ओके सर। चतुर्थ में चरण राशि है 1, 4, 7, 10, तो जी मकर सर। राशि है वहां पर। वहां जी भले सर। गुरु देखता है लेकिन वो पूर्ति करता है। एक जी सर। बात ख्याल रखना, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप जी मंदिर सर। में जाते हैं तो जी सर। कोई भी ब्राह्मण आपको आपकी जाति नहीं पूछता है, वो आपको टीका लगाता है, जी आपको सर। प्रसाद देता है, भगवान से इंट्रोड्यूस करता है। तो हम्म। गुरु जब चतुर्थ स्थान में देखते हैं द इंट्रोडक्शन ऑफ कृष्णा, समझ गए? जी सर। ये चीज है। तो गुरु ऐसा ओके सर। प्लैनेट है कि वो किसी हम्म। को भेदभाव से नहीं देखता है, वो जी हर सर। एक को मंगल करता है। गुरु को आज्ञा है भगवान की, जी इसीलिए सर। वो भगवान के भी गुरु है। जी सर। देवानांच ऋषिनांच गुरु कांचनम सनिन्बम, उसका आकार और उकार सोने जैसा है। वो हम्म। भगवान के भी गुरु है, इसीलिए गुरु कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। और जो आदमी गुरु रहता है वो किसी का बुरा चाहेगा तो वो गुरु नहीं कहलाता जी सर। है, थैंक ऐसा यू है। सर। हाँ सर, एक क्वेश्चन थैंक यू आया है। सर। हाँ बोलिए हाँ, मैडम। वसंत जी का क्वेश्चन है कि अगर बोलिए। वीनस 5th हाउस में नपुंसकांश में हो हाँ तो क्या हम नपुंसक। बोल सकते हैं द पर्सन विल सफर इन प्रोजनी? हाँ अभी नपुंसकांश में ऐसा है मैडम, अभी ये ओपनली बात नहीं कर सकता हूँ। और शुक्र जैसा ग्रह अगर कन्या नवमास में रहेगा, नपुंसकांश कन्या नवमास होता है, तो इट्स नॉट एडवाइजेबल इन शॉर्ट, आई टेल यू। ओके सर। क्योंकि काफ़ी महिला है और ये पूरा जो है यूनिवर्सल ये है जाएगा।
रिलीज में, तो वो नपुंसकांश इज नॉट एडवाइजेबल फॉर वीनस। वसंत कभी जी, अगर कभी आप इस मैडम बारे ऐसा में होता है कि बच्चा होने में तकलीफ होती है, वो इससे मतलब रिलेशन की बाधा है वो, तो इट्स नॉट फेयर। और किसी का कुछ क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो फिर सर अभी आगे क्या करना है? आप चार्ट निकाल दीजिए अभी तो। 9 बज रहे और हैं तो टाइम, चार्ट, हाँ मैडम, हाँ बोलिए। नहीं अभी 9 बज रहे हैं, नया टॉपिक नहीं शुरू कर सकते। नहीं अभी 9 बजे, कोई बात नहीं, और अभी किसी को और पूछना है तो कोई पूछना है दिक्कत तो नहीं। सर कोई समस्या नहीं है, फिर 10 भी बजे, लेकिन नीतू मैडम नया टॉपिक की बात कर रही हो, इसलिए मैंने तो सर फिर अगली बार कौन सा टॉपिक डिस्कस होगा वो भी बता दीजिए। जो अभी आप कहेंगे, ऐसा है बहन जी, आप जैसे कहेंगे। अरे अभी तो वेद ही लेना पड़ेगा ना, अभी तो हाँ मेन, तो ठीक है, उसके वेद बाद ले लेंगे। फलादेश है। ये फलादेश भी लेंगे, वेद भी लेंगे, सारी चीजें हम पहले तो यूनिफॉर्म में कंप्लीट करेंगे। हर चीज का एक यूनिफॉर्म होता है, हाँ तो उस अभी आधार वो पर हम हिसाब पहले से, ट्रायल, अभी ये जो ट्रायल चल रहा है हमारा, उसके बाद तो में नेक्स्ट संडे और का एक क्लास, कुंडली लगाएंगे। संडे का क्लास सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है, उसके ऊपर, उसमें वेद के ऊपर डिस्कशन होगा। कोई बात नहीं, और करेंगे। सर चार्ट यही रहेगा ना, ये अपना मकर लग्न वाला ही ना? हाँ जी, हाँ जी, ये जो मकर लग्न की पत्रिका जो है ना, वो फिक्स है। हम एक पोर्शन कंप्लीट मकर लग्न करेंगे, बाद में दूसरी पत्रिका और लगाएंगे, फिर बाद हाँ में और- जो भी है आप मैं बोलता हूँ आपको डेफिनेटली मैडम, ये सब लोग सेकंड होरोस्कोप में एक्सपर्ट हो जाएंगे। अच्छा दूसरा सर, जो अभी वेद के लिए जो भी इमेजेस या कुछ भी आप शेयर करना है वो पहले कर देंगे, तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो प्रिंट निकाल के रख सकते मगर हैं। वो कैसे मराठी में है ना, तो वो एक्चुअली क्या है उसका ट्रांसलेशन, मैंने चार्ट भेजा है। देखिए अभी कैसा है बाबूजी कि वेद का जो चार्ट है वो एक तख्ता भेजा है, तो लेफ्ट राइट और सामने वाला फ्रंट, तो तीन वेद जो है कौन से नक्षत्र से कौन से जाते हैं, उसमें बात ऐसी है कि रोहिणी नक्षत्र, पूर्वाभाद्र, फाल्गुनी नक्षत्र और राहु का शतधार का नक्षत्र, इसमें से जो वेद जो आते हैं अभिजीत को, उसमें ही थोड़ी सी डिफिकल्टी है, वो सिखानी पड़ेगी। वो बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा, क्योंकि पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी जो नक्षत्र है, पूर्वा भाद्रपदा है और रोहिणी है और शततारका है, तो उसका जो राइट साइड का वेद जो आता है वो लगता है वहाँ पर अभिजीत को। उसके बाद में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का लेफ्ट का जो वेद है वो लगता है अभिजीत को, और सन्मुख जो है रोहिणी का लगता है, वो अभिजीत को लगता है। तो उसमें अभिजीत के पहले नक्षत्र आता है उत्तरा भाद्रपदा, सर उत्तरा, सर सर हाँ, सर सर वो आपका पूर्वाषाढ़ा, जो, उत्तराषाढ़ा। हाँ सर वो जो, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के चतुर्थ चरण और तृतीय चरण में जो पहले का चौथे को, तीसरे का दूसरे को, दूसरे का तीसरे को, ऐसा नियम है। तो सर मैं शतधारका क्या कह रहा नक्षत्र के हूँ, जो अंदर भी आपके पास जो वेद का जो नोट्स हैं, भेजा है, अगर भेजा है ऑलरेडी, कब भेजा भेजा है। सर? हाँ, नहीं पहले ही चार्ट दिया है मैंने, कोई बात नहीं, वापस फिर भेजूंगा, ऐसा कोई ये नहीं है, लेकिन भेजा है, स्टार्टिंग में ही भेजा है। किसको, हाँ किसके, शायद अगर भेजा होगा तो, और दूसरा अगर कुछ आपका मराठी में और सर हिंदी में ट्रांसलेशन कराना हो तो ग्रुप, अभी देखो जो हिंदी बुक है और इंग्लिश है, आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, गुजराती में भी कर सकते हैं। अरे गुजराती सर किसको चाहिए, गुजराती किसी को नहीं चाहिए। हिंदी में करेंगे, हिंदी में कर देंगे, हाँ ऐसा कोई हाँ। नहीं। अरे आप ये कह रहे थे कि मराठी में कुछ है आपके नोट्स हैं और उसको ट्रांसलेट कराना, तो ग्रुप में किसी मेंबर से वो हेल्प लेके हम हस्तलिखित है। करा लेंगे, अगर आपको टाइम नहीं मिले तो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा है बाबूजी कि वो हस्तलिखित है, मतलब मेरे हाथ से हाँ तो लिखा सर हुआ उसकी है। फोटो भेज देना आप। आपको पूरा पीडीएफ भेज देता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, हाँ जी सर, ठीक है सर, ओके। भेज दूंगा, आप ट्रांसलेट करा लीजिए, हाँ नो जी सर, प्रॉब्लम, हाँ जी नो सर, प्रॉब्लम। हाँ सर। अच्छा संजय चोपड़ा जी को कुछ पूछना है मैडम? संजय जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। संजय जी, हाँ नमस्कार पूछिए आप। सर।
नमस्ते सर नमस्ते बोल। सर मैंने सिर्फ यही याद कराना था, आपने लास्ट क्लास में कहा था भी नमाज के बारे में ये याद करा दीजिए, वो किसी ने याद नहीं कराया, कुछ ऐसे बोला था आपने, मेरे को भूल रहा है संडे वाली क्लास में, तो मैं बस वही रिमाइंड करना चाहता था। जी सर। ऐसा है जय साहब, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये लोग सीख नहीं पाएंगे, ये लोग सीखेंगे 100%। वो तो सर पक्का आप सिखाएंगे तो मतलब वो सीख ही जाएंगे ना, क्यों नहीं नहीं सीखेंगे। सीखेंगे, ये लोग की तैयारी हो गई है, क्योंकि हाँ ये तैयार है, इतना तैयार है। क्वेश्चन आंसर जो आता है ना, इसके मतलब वो उनकी दिलचस्पी जो है वो बढ़ रही है दिन भर दिन। जी सर। ग्रुप में मैसेज आया विशाल पवार जी का कि वो मराठी से हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे। मराठी में ट्रांसलेट कर देंगे ना? मराठी कर से देंगे। हिंदी में। हाँ हाँ, तो मैं भेजूंगा ना, क्या है। हाँ हाँ वो कर लेंगे विशाल जी, अरे डोंट वरी, मेरे पास आता है तो मैं आपकी हेल्प ले लूंगा। मैं हाँ भेजूं, अभी मैं भूमि मैडम। लिखित है, पूरा पूरा भेज दूंगा। रख के क्या करेंगे जयेश भाई? कुछ नहीं, बहुत सब बहुत कुछ लेके धन्यवाद सर। जाना। हाँ अभी क्वेश्चंस आए हैं भूमि मैडम का, भूमि त्रिपाठी मैडम का। हैंड रेज किया है क्या उन्होंने? हाँ भूमि हाँ त्रिपाठी हाँ मैडम ने इंटरेस्ट हाँ किया है, मंजरी मैडम ने इंटरेस्ट किया है। हाँ। भूमि जी आप पूछिए। हाँ सर, आप जो नमस्ते। बताते हैं ना जैसे कि ये नवांश में या ये सूक्ष्मांश में कोई भी ग्रह होता है तो ऐसे फल करता है, जैसे आपने एक बहन को बताया कि उनको गवर्नमेंट जॉब का पेंशन आता होगा, दूसरे को कुछ और बताया कि भाई विद्या में अच्छा होगा। तो वो कोई ग्रह होता है तो बराबर है, ग्रह नहीं होता है तो हमें प्रिडिक्शन कैसे करना है? मतलब कोई नहीं भी अभी जैसे, नवांश कैसे देखते हैं, सूक्ष्मांश कैसे देखते हैं ना सर, वो तो मुझे पता चल गया, वो मैं वेरी गुड। ढूंढ लेती हूँ। लेकिन वो रिजल्ट क्या देता है ना, वो आप जो फटाफट से बोलते हैं ना, बस ऐसा मुझे सीखना है। ऐसा है। आ, 50 अभी साल कैसा होता लगाइए है आ मैडम, जाएगा। नहीं आप भी बन सकते हैं एक्सपर्ट, ऐसा कोई मैं हंसी मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या होता है, आज तक हम जो स्टेप बाय स्टेप आए हैं ना, तो हमको उसी चक्कर में घुमाते घुमाते लाया है, तो हमको फलादेश बहुत कमी हुई है। तो हम क्या हाँ होता है, पत्रिका पढ़ते समय में कंफ्यूज हो जाते हैं। और पत्रिका में कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि हमको पूरा तो तैयारी, जैसे हम एक बात बताता हूँ मैं आपको, जहाँ हम रिश्ता करते हैं तो वहाँ की पूरी इंक्वायरी कलेक्ट करते हैं। तो उसी हाँ तरह जब ज्योतिष में सीखते हैं तो ज्योतिष के बारे में पूरी इंक्वायरी हमारे पास होनी चाहिए, मटेरियल कि हाँ राशि का क्या गुणधर्म है, ग्रह का गुणधर्म क्या है। हमेशा हम्म राहु खराब फल देगा? कभी नहीं। राहु देगा तो आसमान फाड़ के देगा, हाँ अगर नहीं देगा तो रास्ते पे लाएगा। तो वो कौन से जोड़ियाक में है, कौन सी स्थिति में है, वो उसकी अवस्था कैसी है, वो अभी क्या है, ये लोग ने ज्योतिष को बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, वृद्ध अवस्था, ये क्या हुआ है, कभी ग्रह बुढ़ा कभी होगा? बुढ़ा कभी होता नहीं है। ग्रह हमेशा हाँ जवान रहता है, ताकतवान रहता है। हम ग्रह को हम बोलेंगे ये बाल्य है, दैट इज इंसल्टिंग ऑफ द प्लैनेट। हम्म तो उसी तरह आप मास्टर हो जाएंगे तो वहाँ पर फलित जो, इसलिए क्या है, अभी वो बहन जी ने पूछा, उनका राजयोग ओरिजिनली है, तो हाँ राजयोग जो होता है तो वो राजयोग उनको फलित देगा ही देगा। और गुरु जैसा ग्रह राजयोग कर रहा है तो निश्चित फलित देगा। हम्म जैसे ऐसा आपने है। बताया कि गुरु अष्टम भाव में है तो वो फैमिली वाइज अच्छा रहेगा, वो सब अच्छा रहेगा, मैं तो निधन अंश देखती हूँ, तो मुझे लगेगा कि अच्छा फल नहीं करेगा। लेकिन नहीं, आपने वो जो पॉजिटिव साइड है वो दिखाई। यस, गुरु पिलग्रिम का कारक है, गुरु सेवा का कारक है, गुरु संन्यास का कारक है, वानप्रस्थ आश्रम का कारक है, गुरु भक्ति का कारक है, गुरु सोने का कारक है। गुरु जिसका अच्छा है उसके पास गोल्ड अच्छा रहेगा, सोना अच्छा हम्म रहेगा। अभी वो सोना 1,27,000 हो गया, तो जिसने 500 रुपये में लिया उसकी तो सोने से सुहागा हो गया। ऐसा है ना। सही बात है सर। हाँ ये प्रवीण बात है। कुमार जी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सर। थैंक यू। प्रवीण कुमार अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
गुड इवनिंग सर। नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग। सर ये लास्ट क्लास से मैं वीडियो देख रहा था, उसमें आपने एक चीज बोली थी, वो परम मित्र से रिलेटेड थी, बट उसमें आपने बोला था कि ये ईशान दिशा में है तो ये वाचा स्पीच से रिलेटेड रहेगा। सो ये दिशाओं का वाचा या जो आपने जो भी यूज किए वो कैसे क्या है वो नहीं समझ में आया था सर। वाचा, हाँ, वो आपने ईशान दिशा से रिलेट किया था। हाँ, ईशान्य दिशा जो है, हमारा मुंह कहाँ पर है। जैसे हम देखते हैं कि वास्तु के अंदर भी मुख्य देवता है, तो मुख्य नाम की जो देवता है, समझे, तो वो वाचा की कारक है ना, मुख्य हाँ। मुख्य। अच्छा, तो तो ये जैसे कि अच्छा वो डायरेक्शन से आपने। मृग दिति आदिति शिखी, हाँ समझ सर। में, मृग दिति आदिति शिखी पर्जन्य, ये सर। हमारे कुटुंब की दिशा है। जहाँ पर्जन्य होता है वहाँ पर लड़कियाँ पैदा होती है, समझ गए, सर। लड़के कम पैदा होते हैं, फिर इंद्र महेंद्र में लड़के पैदा होते हैं, तो ये फलित है। सर, इसका आपने एक बार बोला था लास्ट किसी क्लास में कि आप इसका आपके पास कोई जो भी राइटअप है वो देंगे, नहीं, राइटअप अभी वास्तु का तो अभी राइटअप क्या देंगे, बहुत सी जिसमें आपने चीजें बोला था वो जो उसके देवता और इनका तो नक्षत्र से रिलेशन। इट इज कॉमन नाउ डेज, वास्तु एवरीवेयर। वास्तु तो अभी क्या करें, नहीं, वास्तु नॉट तो वास्तु, हाँ, उसके जो देवता और जो देवता नक्षत्र हैं उनके बीच का रिलेशन आपने बोला था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ढूंढता हूँ और पोस्ट कर देता हूँ साहब को, वो हाँ, साहब को दे देंगे। बिकॉज वो रिलेशन जो है नक्षत्र का वास्तु देवता से वो कहीं मिलेगा नहीं। नहीं नहीं, अगर सब आप। मिलता है साहब, सब कुछ है, हमारे को ढूंढना पड़ता है, ठीक है सर। ढूंढना ये पड़ता सर ने अभी एक नक्षत्र की जो बुक दी थी वो मैंने ग्रुप में रख दी है शायद सर उसी। वो हाँ एक्चुअली है। ग्रुप में आपने रखा, वो ले लिया सर मैंने, बट उसको अपना साइट पे मत डालना सर। वो एक्चुअली बुक अवेलेबल है अमेजन पे, बट आप उसका सॉफ्ट कॉपी अपना साइट पे रखेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा सर, क्यों? बिकॉज वो पायरेटेड हो जाता है ना सर। पायरेटेड क्यों हो जाएगा? फिर बिकॉज किसी वहां से डाउनलोड करके तो देखिए एक बार। हाँ नहीं, वो किया मैंने, वो लिया मेरे पास, उसका हार्ड कॉपी भी खरीदा मैंने। अरे मैं क्या बोलता हूँ, एक बार प्लेटफॉर्म से कोई चीज आप डाउनलोड करके तो देखिए। हाँ बट उसको किस, अच्छा डाउनलोड नहीं होता वो। अरे हाँ साहब वो काउंट। लॉकर में माल है, वो ऊपर एक बार लॉकर में डाल दिया तो जो जिसके पास चाबी होगी वही खोल पाएगा। अच्छा अच्छा, वो नहीं तो बट उसका चाबी मेरे हार्ड पास कॉपी भी आता है सर। हार्ड कॉपी? अरे भाई देखो मेरी बात सुनो, मैं मुझे अगर सब कुछ मेरे कब्जे में रखना होता तो मैं ग्रुप में क्यों पीडीएफ शेयर करता? हाँ ठीक है सर। बराबर। हाँ पर सर, बाद में वहां वहां क्यों रख दिया? वहां हम एक लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं। करेक्ट सर, जिसमें आपने बोला था कि जिसमें पढ़ सकते हैं हम लोग बैठ के। हाँ, डाउनलोड नहीं कर पाएंगे साहब, हाँ चोरी। हाँ, करेक्ट मैं करेक्ट करेक्ट। प्रबंध करता हूँ क्योंकि मैं सबसे बड़ा चोर हूँ ये मैं मानता हूँ, आप हाँ चीज। नहीं नहीं, करेक्ट सर, उसको पढ़ने के लिए अच्छा है वो जगह। हाँ हाँ। इनफैक्ट आप उसका स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाएंगे। नहीं, दैट इज बेटर मैडम, या यस एटलीस्ट सर, साइट पे जाके पढ़ना इज ऑलवेज बेटर। यस यस। मंजरी जी अपना क्वेश्चन पूछिए। नमस्कार सर, मेरे को ये पूछना नमस्ते। था, अभी आपने अभिजीत नक्षत्र की जो बात कर रहे थे, तो वो खाली हम लोग वेद वाले समय अभिजीत देखेंगे कि नक्षत्र भी अभिजीत नक्षत्र में जाते हैं नहीं, ऐसा है बहन जनरल? जी कि हाँ शतधार का नक्षत्र में आरंभ जो है धनु नवमास से होता है, हाँ जी हाँ लेकिन जी। एक ग्रह अगर कुंभ नवमास में और मीन नवमास में रहेगा तो तीसरा और चौथा रहेगा, तो वहां पर मकर राशि में श्रवण नक्षत्र को उसका वेद जाएगा। तो अच्छा श्रवण नक्षत्र में आरंभ थोड़ा होता है सही करने मंगल वाला अंश था। से, फिर भोग्य अंश हाँ से। जी वहां नहीं पर ठीक अगर हो रही हाँ कोई जी। ग्रह रहा संजय तो चौक वो हाँ से अपने आपको म्यूट कर तो लीजिए। फिर मालिश कर देना। हाँ उसमें सेट हो आवाज नहीं आ रही वो है। ग्रह वहां पर वेद लेगा, ऐसी उसकी जानकारी है। जैसे मान लिया मकर राशि में 10 डिग्री कुछ मिनट का है, वो तो आपका अभिजीत नक्षत्र के वहीं पहुंच जाता है ना, मंगलांश में 10 डिग्री ऐसा का है मकर राशि में। कि एक मिनट, हाँ जी। इसमें मकर राशि से कोई वेद का संबंध नहीं। मकर राशि में अगर ग्रह है, हाँ ग्रह बैठा है, मान लिया सूर्य चंद्रमा कुछ भी बैठा है। हाँ, तो श्रवण नक्षत्र का आरंभ 10 डिग्री से होता है। हाँ मंजरी जी
एक बात बताइए, आज का सूक्ष्मांश का टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन पूछे सर तो? ये अभिजीत का वही बोल रही हूँ ना कि उसमें जाता है खाली वेद करेगा कि नक्षत्र भी जाएगा, मैं ये पूछ रही हूँ क्या उसका कोई असर होता है? बहन जी, अभिजीत हाँ नक्षत्र का नक्षत्र में ग्रह नहीं रहता है। श्रवण हाँ नक्षत्र का आरंभ मंगलांश से होता है, तो उसका जो वेद है सन्मुख, वो रोहिणी हाँ जी नक्षत्र में जाता है। हाँ जी, ऐसा है। ठीक ठीक, और वही हाँ, और ये नक्षत्र। वायव्य दिशा से ईशान्य दिशा हाँ को लगता है। अच्छा ठीक, इसीलिए वेद की जो मतलब वेद में परिभाषा देखेंगे है, हम लोग अभिजीत नक्षत्र को, खाली वेद में लेंगे। एक मिनट एक मिनट, वेद की परिभाषा श्रवण नक्षत्र वायव्य में है, वो वहां पर धनिष्ठा नक्षत्र को भी वेद लेता है। जैसे हाँ धनिष्ठा जी नक्षत्र का आरंभ शिव नवमास हाँ से होता है, तो हाँ एक वेद कर्क नवमास को आएगा, दूसरा वेद जो आता है वो मिथुन नवमास सिंह, को आएगा। हाँ अच्छा ऐसा है। वो ठीक, एकदम छोटा वेद है, छोटा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो ठीक, उसी तरह विशाखा है और अनुराधा में है, उसी तरह मघा हाँ और आश्लेषा में है, उसी तरह हाँ भरणी जी और कृत्तिका में है। हाँ जी हाँ ये जी, बगल बगल वो एकदम है। दिशा के वेद है। ठीक, हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर, एनीवे, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। सुप्रिया जी, आप अपना क्वेश्चन रखिए। जी सर जी, ये लास्ट ही क्वेश्चन रहेगा मेरे साइड से। सर जैसे हमारा जुपिटर है किसी भी अंश में, तो वो हमें रिजल्ट मिलेगा। जैसे हमारा बुध है तो क्या छोटी बहन को मिलेगा या छोटे भाई को मिलेगा, या फिर मंगल है तो पति को मिलेगा? ऐसा कुछ होता है जैसे कि हमारा पर्टिकुलर प्लैनेट जिस डिग्री पे बैठा हुआ है उसका जो सूक्ष्मांश है उसका रिजल्ट वो पर्सन को मिलेगा? जैसे सूर्य है तो पिता को मिलेगा? अभी ऐसा है बहन जी, मैं बताऊँ आपको, जी आपने जन्म लिया है तो आपका एक जीवन है, लाइफ है। जी उस लाइफ में आप अपेक्षा करते हैं कि आपका एजुकेशन अच्छा हो, जी आपका संसार अच्छा हो, जी आपके बच्चे अच्छे हो। तो ये जी योर सेल्फ है, जी उनके लिए नहीं है। अभी क्या होता अच्छा है, हम लिंक लगाते हैं तो जी वो लिंक कभी कभी रॉन्ग हो जाती है। जी जैसे कि अभी बहुत सी बातें हैं, मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ क्योंकि जी वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि वो वहाँ पर निगेटिविटी तैयार हो जाएगी। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी है कि वो चीज़ में घर के अंदर सुसाइड हो गया, तो सुसाइड जी हो गया तो वो हर एक के घर में नहीं होता है, पर्टिकुलर लोग के जी घर में होता है सुसाइड। जी तो वो चीज़ें जो है मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ, वो बैन है, जी इट इज रॉन्ग जी टॉपिक। तो उसी तरह आप अपने अपने बुध बुध के हिसाब से, बुध आपके लिए लाया है, वो खगोल से भूगोल में आपके पास आया है, वो जी आपकी रिजल्ट रुचि। बिलोंग टू मी ओनली। यस, जी इट जी इज फॉर यू। जी जी बुध से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी मामा की अवस्था कैसी रहेगी। जी रिलेशन माँ के भाई का जो है वो बुध है, जी हाँ जी हाँ जी हाँ है ना। तो जी षष्ठ थैंक स्थान में काल पुरुष से बुध आता है, तो षष्ठ स्थान में बुध बलवान होता है, तो जी हमारे मामा की स्थिति अच्छी रहेगी। मैके की स्थिति अच्छी हो या ना हो, लेकिन जी मामा जी की स्थिति अच्छी रहेगी। अच्छा जी जी समझ गई। दिस थैंक यू सर। को रिलेटेड ऑफ द मर्क्यूरी। जी जी बहुत अच्छा सर जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है। यस, बोलिए ना। सर जैसे आपने ये 6 तरह के यहाँ पे हमें चार्ट सिखाए, लग्न चार्ट, नवमांश, धारकांश, नाड़ी, सूर्यास्त बिंदु, चंद्रात बिंदु। धारकांश का जैसे आपने बताया कि जो हम शरीर पे धारण करते हैं, जो हम डिफिकल्टी फेस करेंगे, अच्छी बुरी जो भी, वो यस, धारकांश। तो सर ऐसे 2-2 लाइनर्स हमको ये बाकी 5 चार्ट के बारे में भी बता सकते हैं कि इससे क्या देखते हैं, इस चार्ट से क्या देखते हैं ऐसे? हाँ, अभी तो देखिए क्या होता है कि षोडश वर्ग के बारे में आप बोल रहे हैं, या हम सर्वतोभद्र चक्र के बारे में? सर्वतो। हाँ, सर्वतोभद्र चक्र में नाड़ी जो है वेद के समय में हम उसको उपयोग में लाएंगे। सूर्यात नक्षत्र बिंदु ऑलरेडी सिखा गया है, तो हम जब ये वेद की चर्चा करेंगे तो सूर्यात नक्षत्र बिंदु वहाँ पर कौन सी घटनाएं करेगा, वो मैंने आपको ऑलरेडी उसका स्टडी दे दिया। चंद्रात नक्षत्र बिंदु जो है वो कब एक्टिव होगा, वो डिपेंड अपॉन द हमारा वो वर्तमान कर्म के आधार पर है। और सूर्यात हाँ सर, नक्षत्र बिंदु हमारे पूर्व जन्म का वो अब मैं वही कर्म है। पूछी थी, जैसे सूर्य पूर्व जन्म का हो गया,
और जो चंद्र का है वो प्रेजेंट का हो गया। प्रेजेंट का होगा। इससे सर ये जो नाड़ी कुंडली है ये किस चीज के बारे में बताएगी? हाँ, ये ऐसा है कि कौन से नाड़ी से हमारा घर ग्रह बैठा हुआ है और वेद लेते समय वो कौन से नाड़ी से वेद ले रहा है। वेद कर्ता ग्रह कहा गया उसे। वेद कर्ता ग्रह, जैसे वेद जो लेता है, अभी समझो चंद्र नाड़ी से ग्रह वेद ले रहा है, लेकिन सूक्ष्मांश अच्छा है तो उससे कोई लेना देना नहीं है, वो किसको एरो लगा रहा है, वो ग्रह महत्व का है। इसीलिए जैसे अभी समझो कि एक अमृत नाड़ी से चंद्रमा वेद ले रहा है अनुराधा नक्षत्र को, तो अनुराधा नक्षत्र चंद्र नाड़ी का है, तो अनुराधा और अश्लेषा में फर्क है। तो सन्मुख वेद जब लेगा अश्लेषा से, वो अमृत नाड़ी है, तो अमृत नाड़ी से वेद लेगा अगर वो चंद्र नाड़ी को, तो वहाँ पर कौन सा ग्रह है और कौन सा ग्रह कौन से ग्रह को वेद ले रहा है, उसकी कैपेसिटी क्या है। अगर समझो किसी इंसान को लड़ाई करना है या कोर्ट केसेस करना है, तो हमको किसके खिलाफ करना है, तो उसी तरह वेद कर्ता ग्रह कौन है। अगर चंद्रमा वेद करेगा तो 6 घंटे में वो ग्रह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, ना वो स्थान का बिगाड़ सकता है, उसकी कोशिश नाकाम हो जाएगी। राइट सर। और जो शनि राहु वगैरह जैसे जो हैं ये वो बहुत हार्ड है। अगर समझो शनि ने वेद लिया चंद्रमा को, तो 110 डेज मून विल बी सब तरफ, ऐसा है। कभी कभी परेशानी आती है, दिक्कत आती है। कल हमारे यहाँ बॉम्बे में 16 माले की बिल्डिंग जल गई, पूरा नया बिल्डिंग जल गया पूरा, तो ये चीज होती है। यहाँ पर सर मुंबई में कहाँ? कांदिवली साइड में कहीं तो भी अंगार लगा और बिल्डिंग पूरा, फायर ब्रिगेड का एनओसी नहीं था तो पूरा बिल्डिंग का प्रॉब्लम हो गया। तो ऐसी घटनाएं जब होती है तो सारे लोगों के बारे में होती है, ये चीज है। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। फिर आज की अभी मीटिंग यहाँ पर। थैंक यू। यस मैडम। तो सभी स्टूडेंट्स, सभी लर्नर्स का हम शुक्रगुजार करते हैं, और दिलीप सर आपका खास हम धन्यवाद करते हैं। और रविवार को शाम को 6 बजे क्लास है, 5:45 को लॉग इन कर लेना है, और उस दिन का क्लास कोई भी स्टूडेंट मिस नहीं करे। वेद बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो उसी के साथ सबको शुभ रात्रि। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।